हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे हैं, जो आपके ईपीएफओ और प्रीलिम्स में दोनों में ज़रूरी है। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो एक हैंड रिटेन नोट्स है, मैंने खुद बनाया है। ठीक है, मैं इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम राहुल बनवाल है। दोस्तों, मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है। दोस्तों, ठीक है, देखिए ईपीएफओ का डेट आ गया है, आपको 2 जुलाई को है। ठीक है, मान के चलिए 2 जुलाई को आपका ईपीएफओ का पेपर होगा। ठीक है, और एओईओ और क्या एपीएफसी का एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन होगा, इसको यूपीएससी क्लैरिफाई करेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि ईपीएफओ का जो एओईओ का एग्ज़ाम है वो आपका 2 जुलाई को ही है। ठीक है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं, अभी से हम लोग का 90 दिन है, टाइम है। कल मैं यूट्यूब पे जो है एक लाइव सेशन लूँगा, जहाँ पे आपको हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या होगा, प्लानिंग क्या होगा, उससे रिलेटेड आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 3। देखिए, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कर चुके हैं और 1 भी कर चुके हैं, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े वो देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था वो देख लीजिए। अंग्रेज और मुगल का जो संघर्ष हुआ था वो देखे थे, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके बाद किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपेंशन हुआ वो देखे थे, किस तरह से वो लोग इंडिया में आए थे, कैसे एक्सपेंशन हुआ था। अलग अलग फिर कंपनी के बारे में देखे थे, डच के बारे में देखे थे, पुर्तगाली के बारे में देखे थे, ये सब देखे थे दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 3 करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था दोस्तों किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज जो है किस तरह से भारत में एक्सपेंशन कर रहा था। ठीक है, उतना हम लोग देख चुके थे। उसी सीरीज में हम लोग देखेंगे आज दोस्तों अंग्रेज और फ्रांस का स्ट्रगल। ठीक है, तो देखिए जो फ्रांस आया था भारत में वो 1664 में आया था, और उस समय राजा जो अंग्रेज का था वो लुइस 14 था और मिनिस्टर थे कोलबर्ट। ठीक है, तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नाम था कंपनीज डेस इंडीज ओरिएंटलिस, जिसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों। ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री जो है 1667 में लगाया था सूरत में, और किसने लगाया था तो उसका नाम था फ्रांसिस कैरन या करन। ठीक है, तो फ्रेंच का जो सेटलमेंट था, कहाँ कहाँ पे उसकी फैक्ट्री लगी थी और कहाँ कहाँ पे उसका इस्टेब्लिशमेंट था, वो कहाँ कहाँ था तो 1673 में चंदेर नगर जो वेस्ट बंगाल में था। ठीक है, फिर उसने बीजापुर का राजा था, उसका सुल्तान था, उसका नाम था शेर खान लोदी। शेर खान लोदी से ग्रांट लिया था कि पौंडीचेरी हमको बनाना है, और कौन लिया था, फ्रांसिस मार्टिन ने 1672 से 1674 में जो है पौंडीचेरी का स्थापना किया था। फिर बाद में माहे जो आपका केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश और कराईकल। देखिए अगर हम इंडिया का मैप बनाएंगे, ये केरल है तो आपको याद करना है माहे, फिर ठीक है यनम और पौंडीचेरी और कराईकल, ये चारों जो अभी का जो पौंडीचेरी है दोस्तों, पौंडीचेरी उसमें क्या क्या आते हैं, माहे, ठीक है, यनम, ठीक है, और पौंडीचेरी और कराईकल। तो ये जो एरिया है पहले किसके अंदर में था, फ्रांसीसी के अंदर में। और माहे कहाँ है, केरल में। यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये फ्रांस के अंदर में था। ठीक है, फिर डच ने पौंडीचेरी पे बाद में कैप्चर कर लिया, लेकिन बाद में जब रेसविक की संधि हुई, रेसविक संधि याद रखिएगा, रेसविक संधि ट्रीटी किससे रिलेटेड है तो डच और फ्रांस के बीच में हुआ था। 9 साल का युद्ध हुआ था 1688 से 97 में, जब ख़त्म हुआ था तो रेसविक संधि हुआ था, जिसमें पहले डच ने पौंडीचेरी पे कैप्चर कर लिया था, लेकिन इस संधि के बाद जो है पौंडीचेरी वापस जो है फ्रांसिस को मिल गया। ठीक है, तो उसका देखते हैं फिर जैसे जैसे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी बढ़ रही थी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है वो भी ग्रो कर रही थी, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों। ठीक है, तो जब आपको पता है कि साउथ इंडिया में विजयनगर बहुत बड़ा एम्पायर था, जब उसके राजा कमज़ोर पड़ गए और धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो गया, डाउनफॉल हो गया, पतन हो गया, तो साउथ इंडिया में कोई पावरफुल रूलर नहीं बना। तो उस समय जो ये सब शक्तियाँ थी, फ्रांसीसी था और ब्रिटेन था, उसका इम्पेरियलिस्ट पावर वो थे, तो वो चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करें। तो इसी सीरीज में अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो है 3 युद्ध हुआ, जिसको हम लोग कर्नाटिक वार के नाम से जानते हैं। तो जो पहला कर्नाटिक वार हुआ था दोस्तों वो 1740 से 48 के बीच में हुआ था। ये टाइम पीरियड आप याद रखिएगा। तो इसका कोई घरेलू कारण नहीं था, मतलब इंडिया के कारण नहीं हुआ था। वो विश्व में इंग्लैंड में ऑस्ट्रिया का सक्सेशन का युद्ध हो रहा था, कि जहाँ पे प्रसिया और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, सक्सेशन को लेके कि कौन उत्तराधिकारी होगा, सक्सेसर कौन होगा। तो फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था, फ्रांस जो है वो प्रसिया को सपोर्ट कर रहा था। प्रसिया मतलब अभी का जर्मनी वाला एरिया, तो प्रसिया को सपोर्ट कर रहा था फ्रांस, और ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करता ब्रिटिश। तो जीत कौन गया, ब्रिटिश। तो इससे क्या हुआ कि जो युद्ध वर्ल्ड इंडिया के बाहर चल रहा था यूरोप में, उसी का इम्पैक्ट चल रहा हो गया कहाँ पे, इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कोई डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं हो रहा था, डायरेक्ट मतलब उसका युद्ध का कारण नहीं था। लेकिन चूंकि इंग्लैंड में ये दोनों आपस में दुश्मन थे,
फ्रांस और ब्रिटिश और दोनों में युद्ध हो रहा था, तो उसी का इम्पैक्ट के कारण इंडिया में एक प्रॉक्सी वार हुआ। प्रॉक्सी वार का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट उसका कारण कुछ नहीं था। होता है ना, प्रॉक्सी करते हैं ना, जैसे कि बोलते हैं ना, हम लोग बोलते थे कि भाई इसको ये अटेंडेंस अपना अगर करवाता है स्कूल में, तो बोल देता था ना अपने दोस्त को, भाई सर अरे मेरे जगह जो है तुम अटेंडेंस लगा देना, तो उसी को प्रॉक्सी बोलते हैं। तो प्रॉक्सी मतलब उसका इंडिया में डायरेक्ट कोई कारण नहीं था, लेकिन चूँकि विश्व में उसका एक युद्ध हो रहा था दो देशों के बीच में और दोनों दुश्मन थे, तो उसी का इम्पैक्ट इंडिया में हो गया। ठीक है, तो मद्रास में एक बैटल हुआ जिसका नाम है बैटल ऑफ सेंट थॉम। ठीक है, तो जहाँ पे फ्रांस और कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, तो अनवरुद्दीन के बीच में युद्ध हुआ, जहाँ पे ब्रिटिश समर्थन कर रहा था अनवरुद्दीन को। ठीक है, लेकिन नवाब हार गया दोस्तों, नवाब हार गया, फ्रांसीसी जीत गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मैच जो है ड्रॉ हो गया, युद्ध जो है ड्रॉ हो गया। तो फिर जाके एक्सला चैपल की संधि हुई 1748 में, जिसमें क्या किया था, फ्रांस ने मद्रास को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और मद्रास किसके अंदर में था, ब्रिटेन के अंदर में। लेकिन इस संधि होने के बाद मद्रास जो है वो अंग्रेज को वापस मिला। तो इस तरह से हम देखें ये पहला कर्नाटिक वार था जिसका सीधा साधा कारण इंडिया में नहीं था। ऑस्ट्रिया और रसिया के बीच में सक्सेशन को लेकर युद्ध था, तो दोनों देश के बीच में लड़ाई थी फ्रांस और ब्रिटेन को में, तो फिर उसका इम्पैक्ट इंडिया में हुआ। फिर इंडिया में जो है पहला कर्नाटिक वार हुआ अनवरुद्दीन और फ्रांस के बीच में, जहाँ पे अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश। ठीक है, फिर एक्सला चैपल की संधि हुई दोस्तों। सेकंड कर्नाटिक वार हुआ 1749 से 54 में। अब इसका जो कारण था वो भारतीय मामलों के कारण हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 कर्नाटिक वार हुआ है, पहला और तीसरा जो है उसका कारण था विदेश में, और जो दूसरा कर्नाटिक युद्ध है उसका कारण जो है इंडिया में ही था। तो क्या हुआ था कि वंश की लड़ाई हो रही थी, डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स हो रहा था। तो कैसे कैसे, तो कर्नाटक और हैदराबाद में। आपको पता है कि कर्नाटक में निजाम था, कर्नाटक में जो दोस्तों उसका जो राजा था उसका नाम था दोस्त अली। ठीक है, और हैदराबाद का उसमें निजामुल मुल्क था। तो जब निजामुल मुल्क मर गया जो बहुत स्ट्रांग था, और दोस्त अली मर गया बहुत स्ट्रांग था, तो क्या हुआ कि वो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए हैदराबाद में भी लोग लड़ाई करने लगे। ठीक है, उसके रिलेटिव्स, और कर्नाटक में भी लड़ाई करने लगे। ठीक है, तो हैदराबाद में जो युद्ध हुआ था, HYD माने हैदराबाद में युद्ध हुआ था, तो फ्रांस सपोर्ट कर रहा था मुजफ्फर जंग को और ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था नासिर जंग को। मतलब नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में युद्ध हो रहा था हैदराबाद में निजाम के पद के लिए, जिसमें फ्रांस सपोर्ट कर रहा था मुजफ्फर जंग को और ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था नासिर जंग को। और कर्नाटक में जो युद्ध हो रहा था उसमें फ्रांस सपोर्ट कर रहा था चंदा साहिब को और ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था दोस्तों अनवरुद्दीन को। आपको याद कैसे रखना है, देखिए BAN, बी माने ब्रिटिश, ए मतलब अनवरुद्दीन और एन मतलब नासिर जंग, अब याद हो जाएगा। और MC को सपोर्ट कर रहा था फ्रांस, तो M मतलब मुजफ्फर जंग और C मतलब चंदा साहिब। ठीक है, तो दोनों को सपोर्ट कर रहा था कौन, फ्रांस। ठीक है, और उसमें फ्रांस का जो गवर्नर था दोस्तों वो कौन था, डुप्ले था। समझ में आया। तो उसके बाद एक पेज आपको ऊपर पढ़ना है। तो क्या हुआ, अनवरुद्दीन और नासिर जंग हार गया, मतलब बान में क्या था, ब्रिटिश, अनवरुद्दीन और नासिर जंग। तो जिसको ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था वो दोनों दोस्तों मारा गया, हार गया। ठीक है, तो अंग्रेज हारा और फ्रांस का डुप्ले जीत गया। तो जब डुप्ले जीत गया तो चंदा साहिब जो कर्नाटक का नवाब बना, ठीक है, तो उसको 80 गांव दिया। ठीक है, साथ ही साथ मुजफ्फर जंग भी जीत गया हैदराबाद में, तो उसने पांडिचेरी एरिया जो है डुप्ले को दे दिया। तो डुप्ले एकदम मस्त मस्त हो गया। तो डुप्ले क्या किया, हैदराबाद में बस्सी को गवर्नर बना के, ठीक है, और इंडिया में ही वो रहा। ठीक है, डुप्ले को, ठीक, बस्सी को बना दिया हैदराबाद का गवर्नर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो अनवरुद्दीन मर चुका है, तो अनवरुद्दीन का जो बेटा था दोस्तों मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटिश, तो मोहम्मद अली को कौन समर्थन करेगा, तो ब्रिटिश। तो ब्रिटिश मोहम्मद अली को समर्थन कर रहा था। उसी समय ये कब का है दोस्तों, ये आपका है 1754 के आसपास का टाइम, 1749 से 54 हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। तो उसमें रॉबर्ट क्लाइव जो था वो ब्रिटिश का गवर्नर था। तो उसने क्या किया, आरकॉट में अटैक कर दिया। आरकॉट कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक का राजधानी था, कर्नाटक का राजधानी था आरकॉट। तो आरकॉट पे अटैक कर दिया। तो आरकॉट में कौन था उस समय, चंदा साहिब, जिसको फ्रांस सपोर्ट कर रहा था। तो चंदा साहिब मर गया और फ्रांस जो है हार गया। कहाँ हारा, तो ट्रिनकोपल्ली में हार गया। तो डुप्ले को फ्रांस की सरकार ने जो है वापस बुला लिया कि भैया तुम बहुत वहाँ पे युद्ध में खर्चा कर रहे हो, तो डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया। और डुप्ले जो था बहुत अच्छा गवर्नर था, है ना। तो लेकिन इंग्लैंड जो है प्रेशर डाला फ्रांस को, विश्व वहाँ पे इंग्लैंड यूरोप में, कि तुम जल्दी से उसको वापस बुलाओ। ठीक है, प्रेशर डाला। तो फ्रांस की गवर्नमेंट उसमें कमज़ोर थी, तो डुप्ले को वापस बुला लिया। यही जो डुप्ले को वापस बुलाना फ्रांस के लिए बहुत खतरा हुआ, क्योंकि डुप्ले बहुत स्ट्रांग था दोस्तों। तो डुप्ले को बुला के गदेहू को नया फ्रांसीसी गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई 1754 में, पौंडीचेरी की संधि हुई दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना कि देखिए फ्रांस और ब्रिटेन में 3 कर्नाटिक युद्ध हुआ। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा,
और 3 संधि हुई। मैंने इसको ऐसे याद किया है, APP, ऐप, ऐप मतलब ऐप से 3 संधि, ए से एक्सला चैपल, ठीक है, चैपल, और पी से पौंडीचेरी, ठीक है, और फिर दूसरे पी से पेरिस। तो 3 संधि हुआ, एक्सला चैपल का, पौंडीचेरी का और पेरिस का। पहले में एक्सला चैपल, फिर पौंडीचेरी और पेरिस, ठीक है। तो हम लोग ऊपर एक्सला चैपल देख लिए और पौंडीचेरी अभी दूसरा है 1754 में। फिर तीसरा युद्ध हुआ कर्नाटिक वार, और इसका भी कारण जो था वो विदेश में था। दूसरे युद्ध का ही कारण सिर्फ इंडिया में था, तो तीसरा युद्ध का कारण कहाँ था? विदेश में, बाहरी कारणों के कारण हुआ, ठीक है। तो फॉरेन काउजेस था, क्या कारण था? तो आपको देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन में, यूरोप में 7 साल का युद्ध चल रहा था, 7 ईयर्स वॉर्स, 1756 756 से 63 तक 7 ईयर्स वॉर चला, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं। तो फ्रांस और स्पेन में चला दोस्तों। तो एक तरफ फ्रांस और स्पेन था, ठीक है, और दूसरी तरफ इंग्लैंड और रसिया था, ठीक है। तो क्यों युद्ध चल रहा था? तो अमेरिकी तथा यूरोपीय मुद्दों के कारण जो है युद्ध चल रहा था, और उसका इम्पैक्ट जो है दोस्तों इंडिया में पड़ा। तो इंडिया में भी युद्ध हो गया फ्रांस और किसमें? इंग्लैंड में, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में है ना। तो इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड का जो गवर्नर था इंडिया में, किसके बीच में लड़ा गया? गवर्नर नहीं था, मतलब इंग्लैंड का जो उस समय लीडर था, कमांडर था, उसका नाम था आयरकुट, ठीक है। फ्रांस का था लल्ली, या लैली बोलते हैं, लल्ली याद किया है। तो आयरकुट जो है, कूट दिया पकड़ कर लल्ली को, ठीक है, कूट दिया धर के लल्ली को, मतलब फ्रांस हार गया किसमें? तीसरे कर्नाटिक वार में। और फिर 1760 में वांडीवास में जो है फ्रांस हार गया, और फ्रांस पूरा हार गया, ठीक है, पूरा तरह से जो है कंप्लीटली वो हार गया। और फिर जाके 63 में पेरिस की संधि हुई, पेरिस की ट्रीटी हुई। तो ये बताया था ना, एक्सला चैपल, पौंडीचेरी, पेरिस। तो पेरिस की क्या हुई दोस्तों? ट्रीटी हुई, ठीक है। तो इस ट्रीटी में क्या हुआ, फ्रांस को पूरी तरह से लिमिट कर दिया गया, और बोला कि देखो फ्रांस जो है सिर्फ व्यापार कर पाएगा, सिर्फ ट्रेड कर पाएगा, मतलब कुछ उसको सेना वेना रखने का या पॉलिटिकल पावर कुछ नहीं है, सिर्फ व्यापार करो। और क्या बोला? ये बोला कि जो भी तुम्हारा एरिया है तुम उसका फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हो। फोर्टिफिकेशन मतलब उसको गीला नहीं बना सकते हो, उसको खुला तुमको रखना पड़ेगा। ये नहीं कि गीला बना के अंदर तुम सेना वेना कर रहे हो, सब चीज़ बंद कर दिया गया, ठीक है। और ये बोल दिया गया फ्रांस को कि तुम इंडिया के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करोगे, हस्तक्षेप नहीं करोगे, और पौंडीचेरी तक ही तुम्हारा एरिया सीमित होगा, बाहर तुम्हारा एरिया नहीं होगा। इसीलिए फ्रांस का जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद जो है, पेरिस की संधि के बाद पूरा जो है पावर जो है दोस्तों खत्म हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो 3 युद्ध हुआ, और 3 युद्ध में आपने देखा कि फ्रांस जो है पूरा कूट के रख दिया ब्रिटेन ने, ठीक है, और हार गया फ्रांस। तो फ्रांस क्यों हारा? इसलिए हारा, पहला तो ये कारण था कि दूसरे देश के मामलों में अधिक हस्तक्षेप करता था। अब चूंकि दूसरे देश के मामलों में आप इंटरफेयर करोगे तो आप युद्ध में शामिल हो जाओगे, तो आपको पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, आपकी सेना भी मारी जाएगी, और जो है आपको पैसा भी खर्च होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत मजबूत थी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी में। क्यों? क्योंकि इसका जो गवर्नेंस था, जो इसका प्रशासन था, बहुत अच्छा था, मतलब पैसा वैसा अच्छा कलेक्ट करती थी, रेवेन्यू अच्छा कलेक्ट करती थी। और ये आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी था फ्रेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता था डे टू डे काम के लिए। इसीलिए फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी अपना युद्ध भी नहीं लड़ पाता था, तुरंत डिसीजन नहीं ले पाता था। लेकिन वहीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तुरंत डिसीजन जो है दोस्तों ले लेती थी। प्लस पैसा के लिए भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दूसरे देश पे मतलब वो डिपेंड होती थी सरकार पे, वो खुद उतना व्यापार नहीं करती थी दोस्तों, ठीक है। इसीलिए फ्रांस जो है हार गया, ठीक है। प्लस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के तुलना में, ठीक है ना। चलिए अब हम अगला देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, एक मैसूर के साथ भी युद्ध हुआ, तो मैसूर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं दोस्तों सब्सिडरी अलायंस के बारे में, जिसको बोलते हैं सहायक संधि या सहायक पॉलिसी या अलायंस, है ना। तो देखिए, इसको लाया रिचर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा इसका नाम रिचर्ड था। एक आर्थर वेलेस्ली भी था, लेकिन नाम कौन लेके आया? रिचर्ड वेलेस्ली इसको लेके आया, ठीक है। 1798 से 1805 का इसका कार्यकाल था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सब्सिडरी अलायंस का? ये था कि सेना को रखना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रहेगी कहाँ पे? जिसके साथ वो संधि साइन किया। मान लो मद्रास ने ईस्ट इंडिया का, मद्रास या इसको में लिखते हैं ऐसे हैदराबाद, मान लिया हैदराबाद ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा, हैदराबाद के राज दरबार में अंग्रेज़ की सेना रहेगी, ठीक है। और इसका पैसा कौन देगा दोस्तों? पैसा देगा हैदराबाद का निज़ाम। अगर पैसा नहीं दे पाएगा तो बोलेगी ईस्ट इंडिया कंपनी कि तुम हमको जो है वो एरिया ही दे दो, कुछ क्षेत्रफल ही दे दो, कुछ एरिया ही दे दो, जिससे हमको अपना जो है सेना का खर्चा उठाएंगे, ठीक है।
तो पर्पज़ क्या था, पर्पज़ वही था कि सेना रखना। दूसरा था कि उस समय पता है आपको कि नेपोलियन जो है अटैक कर रहा था इंडिया में, वो आने वाला था, क्योंकि नेपोलियन कहाँ का था दोस्तों, फ्रांस का था। तो ब्रिटेन और फ्रांस में उसमें युद्ध चल रहा था। तो नेपोलियन को ये लगा कि ब्रिटेन में जाके जो है हराना बहुत कठिन काम है ब्रिटेन को, है ना, कि ब्रिटेन में जाके, इसीलिए उसने सोचा कि भैया वहाँ पे अटैक करो जहाँ पे जो है कमज़ोर हो ब्रिटेन। तो उसने अटैक सोचा कि हम इंडिया में कैप्चर करेंगे, और इंडिया में पैसा भी बहुत ज़्यादा था। तो नेपोलियन सोचा था कि हम भारत जो आएंगे दोस्तों, भारत आएंगे। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि यार ऐसा कोई अगर हम मेरा दोस्त हो, मतलब अगर हम सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे मेरी सेना हो जाएगी, और जब भी बाहर का कोई आएगा, ठीक है, रूल करने के लिए, अटैक करने के लिए, तो मेरी सेना उसको रोक देगी। साथ ही साथ इसके साथ दोस्ताना संबंध हो जाएगा। और अभी और हम देखते हैं क्या क्या सब्सिडरी अलायंस और क्या क्या मिल रहा है। तो नेपोलियन भी इंडिया आने वाला था उस समय, तो उसके अटैक से बचाने के लिए सब्सिडरी अलायंस साइन किया। साथ ही साथ इसके द्वारा ब्रिटेन ये दिखाना चाहती थी कि हम जो है सुप्रीम है दोस्तों, हम बहुत पावरफुल हैं। तो ये सब्सिडरी अलायंस काम कैसे करता था, तो देखिए जो भी राज्य सब्सिडरी अलायंस साइन करता था उसको सेना रखना होता था। तो सेना को या तो वो पैसा देगी, सब्सिडी देगी, या तो बोलेगी पैसा नहीं है तो तुम हमको एरिया ही दे दो, ठीक है। साथ ही साथ ब्रिटेन का कुछ आदमी जो है, जिसको रेसिडेंट बोलते हैं, वो उसके कोर्ट में रहेगा, उसके दरबार में रहेगा, राजा के दरबार में, ताकि पल पल की खबर जो है ब्रिटेन को मिलती रहे। साथ ही साथ इस हैदराबाद या जो कंपनी साइन कर ली, जो फैक्ट्री जो राजा है साइन कर लिया सब्सिडरी अलायंस, उसको ये बोला गया कि तुम कोई भी यूरोपियन का जो है सर्विस नहीं लोगे, कोई भी यूरोपियन को अपने दरबार में जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे, या उससे कोई काम नहीं लोगे। इसका मतलब देख रहे हो कितना राजा को कमज़ोर बना दे रहा है, कि वो राजा कुछ कर भी नहीं सकता है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बोल दिया गया कोई विदेशी से तुम समझौता नहीं करोगे, कोई एग्रीमेंट नहीं करोगे बिना गवर्नर जनरल का बातचीत से। मतलब गवर्नर जनरल को बताओ, तुम इंग्लैंड का गवर्नर जनरल को बताओ कि तुम किस आदमी से बातचीत करने वाले हो, कोई कौन सा यूरोपियन से। इससे क्या हो गया, जो भी देश सब्सिडरी अलायंस साइन करेगा, इसका सेना का पावर चला गया, इसका जो है फॉरेन पॉलिसी जो है विदेशी नीति चला गया, क्योंकि सब चीज़ को पूछ के करना पड़ेगा, कोई यूरोपियन से ये मदद नहीं ले सकता है, ठीक है। ये सब बोला गया। इससे क्या हुआ कि वो राजा बहुत कमज़ोर हो गया। तो अगर नेपोलियन अगर फ्यूचर में अटैक करता, तो चूँकि इस राजा का कोई पावर ही नहीं है दोस्तों, तो आसानी से नेपोलियन हार जाता है। इसलिए सब्सिडरी अलायंस भी इसलिए साइन किया गया था, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बोली थी कि हम इंटरनल मैटर में आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंटरनल मैटर मतलब राजा जो भी अंदर दरबार में कुछ करेगा हम नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ नाम का था, ठीक है। अब देखेंगे डे टू डे बेसिस पे राजा को इंटरफेयर किया जाता था दोस्तों। साथ ही साथ ये भी बोल दिया गया था कि राजा जो है किसी तीसरे पार्टी को प्रोटेक्शन नहीं देगा। मतलब सिर्फ दो ही पार्टी है, एक है राजा और दूसरा पार्टी है दोस्तों ब्रिटेन। बस यही दो पार्टी है, बाकी यही दोनों को आपस में मतलब होना चाहिए। ये राजा किसी दूसरे को सपोर्ट या संरक्षण नहीं देगा। मान लो मराठा बोल रहा है कि हैदराबाद को कि तुम हमको सपोर्ट करो, संरक्षण दो, तो राजा चूँकि सब्सिडरी अलायंस ब्रिटेन के साथ साइन किया है, इसलिए ये राजा इसको कुछ नहीं कर सकता, ऐसा संधि में लिखा गया था, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा दोस्तों, उसका पूरा इंडिपेंडेंस आज़ादी चला गया, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डिफेंस का अधिकार भी चला गया, क्योंकि अब इसकी खुद की सेना खत्म हो गई। अब जो भी सेना होगी वो यूरोपियन की सेना होगी, ठीक है। और जो किसका बात मानेगा, वो यूरोप का बात मानेगा, मतलब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का बात मानेगा। साथ ही साथ इसका डिप्लोमेटिक राइट चला गया, क्योंकि इसको विदेशी संबंध भी है, अपने हिसाब से ही डिसाइड नहीं कर पाता था, ठीक ना। तो किसने इसको साइन किया, तो सबसे पहले याद रखिएगा हैदराबाद साइन किया, ठीक है। और फिर मैसूर किया, तंजौर किया, अवध, पेशवा, सिंधिया, ग्वालियर, गायकवाड़, बेरार, होलकर, सिंध और राजपूत किया। तो आपको याद रखना क्या है, हैदराबाद किया, फिर मैसूर, तंजौर, ये 2-3 ऊपर का याद रख लो, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद रखना है। अब हम देखते हैं, तो हम लोग ये तो देख लिए सब्सिडरी अलायंस। अब देखेंगे मराठों का कैसे ब्रिटिश ने कंट्रोल किया, कैसे उस एरिया को कैप्चर किया। मराठा जो इतना बहुत बड़ा साम्राज्य थी, इस्टेब्लिश करती थी, बोलते थे कि इंग्लैंड को जो हरा सकता था वो सिर्फ एक ही पावर थी, मराठा। तो मराठा जब इतना पावरफुल था तो कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी उसको हरा दी दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे मराठा राज्य व्यवस्था, मराठा का स्टेट सिस्टम कैसा था। तो देखिए शिवाजी जब डेथ हो गया शिवाजी का, तो मराठा जो है पूरे 5 परिवार में बट गया, रूलिंग फैमिली में। तो शक्तियों का 5 केंद्र बन गया। तो पेशवा में पूना हो गया, ठीक है। भोसले हो गया नागपुर में, कैसे याद रखेंगे, आशा भोसले कहाँ की है, नागपुर की है। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, याद करो कहाँ का, ग्वालियर का। गायकवाड़ कहाँ का, बड़ौदा का। होलकर कहाँ का, इंदौर का। तो 5 परिवार जो है 5 एरिया में हो गए। जैसे पेशवा में पूना हो गया, पेशवा कहाँ हो गया, पूना में। भोसले कहाँ हो गया, नागपुर में। सिंधिया कहाँ हो गया, ग्वालियर में। गायकवाड़ कहाँ हो गया, बड़ौदा में। होलकर कहाँ है, इंदौर में। आपको इसमें याद रखना है इसको, ठीक है। ये लोग आपस में मतभेद था, आपस में जो दोस्तों लड़ते रहते थे, ठीक है। तो पेशवा क्या था दोस्तों, पेशवा का उदय कैसे हुआ, राइज ऑफ पेशवा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेशवा किसको बोलते थे, तो पेशवा बोलते थे जो भी राजा का उस समय चीफ मिनिस्टर होता था या प्रधानमंत्री होता था, उसी को पेशवा बोलते थे, ठीक है। समझ में आ गया पेशवा कौन था। पेशवा कौन था, सीएम या पीएम, किसका, राजा का, ठीक है। तो शिवाजी का या किसी का भी पेशवा जो होगा वो कौन होगा, उसका सीएम होगा या पीएम होगा।
तो पहले पेशवा कौन थे दोस्तों, उसका नाम था मोरोपंत त्रिम्बक पिंगले। तो अब याद रखना है, पहला जो पेशवा था उसका नाम क्या था, पिंगले। ठीक है। छठा पेशवा जो सबसे पावरफुल था, जिसके ठीक है जिसके जिसके टाइम में पेशवा बहुत पावरफुल हो गया, उसका नाम था दोस्तों बालाजी विश्वनाथ। इसका कार्यकाल था 1713 से 1720 तक इसका टाइम था दोस्तों, 1713 1720 तक। ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे पेशवा थे, मतलब सीएम था और पीएम था। किसका पीएम था, सीएम था साहू का। साहू उस समय जो है राजा था, शिवाजी मतलब किसका, मराठा का राजा था। तो शिवाजी का ये पोता था। ठीक है। शिवाजी के डेथ के बाद कोई और बना, फिर उसके बाद जो है साहू बना। ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा था दोस्तों, उसमें साहू क्या था, बहुत कमज़ोर राजा था। तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, जितना भी शक्ति था, पावर था, उसको अपने हाथ में कंसंट्रेट कर लिया, केंद्रीकृत कर लिया। ठीक है। इसने क्या किया, आपको याद है शहीद ब्रदर्स, शहीद ब्रदर्स याद है आपको, मुगल के समय था। शहीद ब्रदर के साथ ट्रीटी करके फारूक सियार को राजगद्दी से हटा दिया, क्योंकि फारूक सियार का भी कार्यकाल कितना था, 1713 से 1719 तक, और बालाजी विश्वनाथ का कितना था, 1713 से 1720 तक। तो इसने क्या किया, शहीद ब्रदर के साथ एग्रीमेंट करके, ट्रीटी करके फारूक सियार को मुगल के शासक पद से हटा दिया। और ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ के समय ही साहू ने ये बोल दिया कि पेशवा का जो भी पद होगा वो हेरिडेटरी होगा। हेरिडेटरी का मतलब बालाजी का विश्वनाथ का बेटा ही के परिवार वाले ही पेशवा बन पाएंगे। तो मतलब बालाजी विश्वनाथ का बेटा बनेगा, फिर वो उसका बेटा मर जाएगा तो फिर उसका बेटा बनेगा। मतलब पहले क्या था कि पेशवा जो होता था, जो आदमी बढ़िया होता था, जिसके पास गुण था, स्किल था लड़ने का या एडमिनिस्ट्रेशन का, वही पेशवा बन पाता था। लेकिन साहू के टाइम में, ठीक है, क्या हुआ, पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, हेरिडेटरी हो गया। बालाजी विश्वनाथ के परिवार वाले ही दोस्तों पेशवा बन पाएगी। ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ का आपने समझ गए 1713 से 20। उसके बाद अगला पेशवा जो आया उसका नाम था बाजीराव वन। ठीक है। तो जो बाजीराव वन था वो आया 1720 से 40, और बालाजी विश्वनाथ कब आया, 1713 से 20। ठीक है। तो ये बहुत साहसी था दोस्तों, इंटेलिजेंट था और दूरदर्शी था, फार साइटेडनेस था, मतलब दूरदृष्टि से सोच सकता था कि क्या आगे होने वाला है। ठीक है। और गोरिल्ला युद्ध में, जिसको हिंदी में बोलते हैं छापामार युद्ध, ठीक है, उसमें वो एक्सपर्ट था, जिसमें छुप छुप के मारते हैं और बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, उसको गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। तो इसमें भी ये एक्सपर्ट था, और इसका जो एक्सपर्ट था शिवाजी भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। ठीक है। तो इसने क्या किया, मराठा एरिया को गुजरात और मालवा तक बढ़ा दिया दोस्तों। मालवा आप समझते हैं क्या होता है, मालवा मतलब एमपी, यूपी और राजस्थान तीनों जहाँ पे कट करेगा। जैसे आपको पता है ये एमपी है, ये हमारा यूपी है और ये हमारा राजस्थान का एरिया, तो जो बीच वाला एरिया होगा उसको मालवा बोलते हैं। तो गुजरात और मालवा तक जो है मराठा एम्पायर को बढ़ा दिया। इसने निज़ाम को हराया, निज़ाम मतलब हैदराबाद के निज़ाम को हराया। इसने पुर्तगीज़ से सालसेट और बसीन का जो आइलैंड भी ले लिया दोस्तों। इसने दिल्ली में युद्ध लड़ा मुगल के भी अगेंस्ट में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ दिल्ली 1737 में। हालांकि हरा नहीं पाया मुगल को, लेकिन उस एरिया में बहुत उत्पात मचाया, बहुत लड़ाई झगड़ा किया, सब लूटा उटा भी। ठीक है। और मराठा राज्य को, पहले जो मराठा राज्य थी, किंगडम था, उसको अब अम्पायर बना दिया, मतलब राज्य को क्या बना दिया, साम्राज्य। तो बाजीराव जो के टाइम में बहुत सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था दोस्तों मराठा का। ठीक है। उसके बाद अगला आया बालाजी बाजीराव। इसी के नाम पे जो मस्तानी मूवी बनी है दोस्तों, इसी पे बनी है, बाजीराव मस्तानी है ना, इसी पे बनी है। तो बालाजी बाजीराव, ठीक है, इसका कार्यकाल था 1740-61। इसको नाना साहिब भी बोला जाता है दोस्तों। तो जब साहू मर गया दोस्तों 1749 में, ठीक है, इसका कार्यकाल था 1740-61। तो जब साहू मर गया तो ये बोल दिया कि हम जो है ना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, ऑफिशियल हेड है। ठीक है। अब मराठा की सारी शक्ति जो है दोस्तों पेशवा के हाथ में हो गई। ठीक है। पेशवा मतलब बहुत स्ट्रांग हो गया। किसके समय में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, वो हुआ बालाजी बाजीराव। तो जो पेशवा के हाथ में पूरा पावर दे दिया गया, वो किस ट्रीटी या किस संधि के अगेंस्ट दिया गया, तो संगोला की संधि हुई थी 1750 में। उसके बाद पेशवा में बहुत सारा पावर जो है कंसंट्रेट हो गया। इसने क्या किया, हेड क्वार्टर को अपना बना दिया पूना, क्योंकि पूना में ही पेशवा बैठता था, और बोल दिया कि पूना ही जो है वो हेड क्वार्टर होगा मराठा अम्पायर का। इसने बुंदेलखंड पे कैप्चर किया, मैसूर पे अटैक किया और दिल्ली पे जो है कंट्रोल किया। ठीक है। इसने तैमूर शाह दुर्रानी, किसका बेटा था, अहमद शाह अब्दाली का बेटा था तैमूर शाह दुर्रानी, इसको उसने पंजाब से भगाया। आपको पता होना चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली जो था वो आपका कहाँ का था, अफगानिस्तान का। तो उसने जब इंडिया पे अटैक किया था दोस्तों, तो बहुत सारा लूटपाट मचाया था। ठीक है। जब लूटपाट मचाया था उसके बाद वापस गया था, तो अपने बेटा को पंजाब में जो है बैठा दिया कि तुम अब जो यहाँ पे शासन करो या रहो। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के बेटा को, जो ये था पेशवा था आपका बालाजी बाजीराव, इसने उसको भगा दिया। तो इसको बहुत गुस्सा आया अहमद शाह अब्दाली को कि मेरा बेटा को भगाया। इसीलिए उसका बदला लेने के लिए इसने मराठा पे अटैक किया, जिसको हम लोग पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाने जाते हैं। इस युद्ध में क्या हुआ, मराठा पूरी तरह से जो है कमज़ोर हो गया दोस्तों। ठीक है।
ठीक है, क्या हो गया, मराठा पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। ठीक, उसके बाद बालाजी बाजीराव के बाद क्या कौन आया, माधवराव। देखिए मराठा कमज़ोर हुआ तो बालाजी बाजीराव जो था ना दोस्तों, इसको बहुत सदमा लगा कि हम लोग जो है हार गए ये वो, और उसके बाद ये जो है मर गए सदमा में। ठीक है, तो फिर माधवराव आया। माधवराव का कार्यकाल था 1761 से 72 तक। ठीक है, इसने हैदराबाद, इसने जो हैदर अली जो था मैसूर का राजा था, उसने कुछ एरिया लिया। ट्रिब्यूट मतलब होता है कुछ एरिया जो है कैप्चर कर लिया, उसके मांगा और वो दे दिया डर के मारे। ठीक है, इसने निजाम को हराया। ठीक है, मराठा शक्ति में सुधार किया, बहुत ये पावरफुल भी था। लेकिन क्या हुआ, इसकी डेथ हो गई 1772 में। जब डेथ हो गई तो पेशवा बनने के लिए लड़ाई हो गया, क्योंकि माधवराव का जो है दोस्तों डेथ हो गया तो पेशवा बनने की लड़ाई हो गया। और जो सभी 4 लोग थे, 4 लोग मतलब कौन कौन, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया और आपका भोसले, ये जो 4 परिवार थे, इनमें क्या हो गया, लड़ाई हो गया। सभी लोग चाहते थे कि पूना पे कैप्चर करना। पूना पे क्यों कैप्चर करना, क्योंकि पूना पे था जो था वो पेशवा का गढ़ था, पेशवा का हेड क्वार्टर था। और पेशवा बहुत पावरफुल कर दिया तो कौन, आपका बालाजी बाजीराव। तो सब चाहते थे कि यार पेशवा के पद को प्राप्त करें, इसलिए पूना पे कैप्चर करना चाहते थे। और सब ये आपस में लड़ रहे थे, तो इसी का फ़ायदा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई है। ये सोचा कि भाई अभी इतने सारे लोग लड़ रहे हैं तो क्यों ना एक दूसरे को सपोर्ट करके राजा बन जाए, और अपन जिसको सपोर्ट करेंगे उसको बना देंगे पेशवा, और उसके बाद उससे जो है पूरा हम लोग धीरे धीरे लूटेंगे। ठीक है, तब क्या हुआ, अंग्रेज़ और मराठा के बीच में युद्ध हुआ। तो टोटल 3 युद्ध हुआ है दोस्तों अंग्रेज़ और मराठा के युद्ध में। तो जो पहला युद्ध हुआ है वो 1772 इसको चेंज कीजिएगा, ये हुआ था 1775 से 1782 में, याद कीजिएगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या था कि ब्रिटेन जो है वो एरिया अपना बढ़ाना चाहता था, क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन क्या था, इम्पेरियलिस्ट था, है ना। तो ब्रिटेन का साम्राज्यवादी लक्ष्य था, मतलब इम्पेरियलिस्ट ऑब्जेक्टिव था कि वो चाहता था कि अपना एरिया को जो हम बढ़ाएं। साथ ही साथ पेशवा में जो था आपका इंटरनल लड़ाई था, सब लोग चाहते थे कि भाई हम वो करें, तो इंटरनल डिस्प्यूट्स था। ठीक है, तो आपको देखिए माधवराव जो था ना, माधवराव, ठीक है, तो नारायण राव जो था, आपको पता है कि माधवराव जो है मर गया। ठीक है, तो अब कौन बनेगा पेशवा, तो नारायण राव जो है उसका भाई पेशवा बना दोस्तों। लेकिन नारायण राव को रघुनाथ राव मार दिया। ठीक है, रघुनाथ राव कौन था दोस्तों, नारायण राव का चाचा था। ठीक है, तो क्या बोला गया था, हम लोग ऊपर में संधि देखे थे संगोला की संधि में, कि बालाजी विश्वनाथ के परिवार ही बनेंगे। तो बनना चाहिए किसको, माधवराव को, जो परिवार को। तो माधवराव का भाई कौन था, नारायण राव, तो सही है पेशवा बना। लेकिन रघुनाथ राव को नहीं बनना चाहिए, क्योंकि रघुनाथ राव जो था बालाजी विश्वनाथ का जो है रिलेटिव था, लेकिन दूर का रिलेटिव था। तो रघुनाथ राव क्या किया, नारायण राव को मार दिया, और नारायण राव को मार के दोस्तों भाग गया। ठीक है, और पेशवा बन गया, भाग के पेशवा बन गया। तो लेकिन सब लोग उसको अपोज करने लगे। क्यों अपोज करने लगे, क्योंकि भाई इसको पेशवा तो नहीं बनना चाहिए था। बनना किसका चाहिए था, नारायण राव को बनना चाहिए था। लेकिन नारायण राव जो है को मार दिया रघुनाथ राव, है ना। तो नारायण राव का एक बेटा था, नवजात बेटा, जिसको पेशवा बनना चाहिए था, उसका नाम था सवाई माधवराव। क्या नाम था, सवाई माधवराव। ये नवजात बेटा था, शिशु था। ठीक है, इसको माधवराव 2 भी बोलते हैं या माधवराव नारायण भी बोलते हैं। तो इसको पेशवा बनाया कौन, नाना फडणवीस। उसका जो मंत्री था नाना फडणवीस, उसने जो है नारायण राव के बेटे को, जो नवजात बेटा था माधवराव को, क्या बनाया, नवजात बेटा को पेशवा बनाया। ठीक है, और चूँकि ये उसका बेटा नवजात था, छोटा बच्चा था, इसीलिए उसको प्रशासन करने के लिए 12 भाई सभा था, मतलब 12 लोगों का ग्रुप था, जो नारायण राव के बिहाफ पे, ठीक है, नारायण राव का बेटा मतलब कौन था, माधवराव के बिहाफ पे, मतलब उसके देख रेख में प्रशासन को चलाते थे। और इसको माधवराव को मदद किया ना, सवाई माधवराव को मदद किया पेशवा बनने में, नाना फडणवीस ने उसका सपोर्ट किया। ठीक है, अब रघुनाथ राव भैया तो उसको भगा दिया सब। तो रघुनाथ राव जब भगा दिया तो वो लेकिन वो तैयार नहीं था पेशवा के पद को छोड़ने के लिए। उसने गया ब्रिटेन के पास जो है मदद मांगा। कहाँ गया, तो वो बम्बई गया। तो बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर उसने सूरत की संधि जो है साइन कर ली 1775 में। और ये बोला इंग्लैंड को कि हम आपको सल्सिट और बेसिन का जो आइलैंड था बम्बई के पास, वो आपको देंगे। और ब्रिटिश बोला कि ठीक है, हम आपको सपोर्ट करते हैं पेशवा बनने के लिए, बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी बोली। और 2500 बदले में सैनिक भी दिया। किसको दिया, रघुनाथ राव को दिया। लेकिन आपको पता है कि उस समय रेगुलेटिंग एक्ट भी आ चुका था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें क्या था कि कलकत्ता जो था वो हेड बन गया, और बॉम्बे और मद्रास इसके नीचे हो गई।
तो फिर क्या हुआ कि कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ के पास जो है नाना फडणवीस गया। तो नाना फडणवीस बोला कि भैया ये आपका बम्बई वाला क्या कर रहा है। तो ना कलकत्ता वाला बोला ठीक ठीक है, हम तो अब हेड हैं, तो अब हम जो है ये जो संधि बम्बई वाला है वो उसको हम डिक्लेयर करते हैं कि सूरत की संधि जो है गलत है, क्योंकि अगर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर संधि करना था तो हमसे वो आगे सबसे पहले पूछती, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये बोल दिया कि जो ट्रीटी है ना वो आपका गलत है और विरोध किया। नाना फडणवीस ने फिर कलकत्ता जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ एक संधि साइन किया जिसका नाम था पुरंदर की संधि 1776 में। इसमें क्या बोल दिया गया, तो इसने यही बोला कि नाना फडणवीस बोला कि देखिए सवाई माधवराव को ही क्या बनना चाहिए, पेशवा। तो कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मान लिया कि ठीक है सवाई माधवराव जो है पेशवा बनेगी, लेकिन एक शर्त रख दी, एक कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी। ये बोली कि देखो नाना फडणवीस हम तो तुमको मदद सपोर्ट कर रहे हैं कि सवाई माधवराव को पेशवा बनना चाहिए, लेकिन तुम जो है किसी भी विदेशी को जो है फॉरेन पावर को सपोर्ट नहीं करोगे। लेकिन नाना जो है नाना फडणवीस ने फ्रांस को जो है पोर्ट बनाने के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए परमिशन दिया। इसका मतलब ये जो संधि बोला था कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, उस संधि पुरंदर की संधि को नाना फडणवीस ने दोस्तों तोड़ दिया। इसी संधि का जो है बोल के, इसी संधि को बोल के ब्रिटेन ने बोला कि हम जो है आपके विरुद्ध में युद्ध लड़ेंगे, युद्ध का घोषणा किया, ठीक, वॉर डिक्लेयर किया। ठीक है, और इंग्लिश को युद्ध हुआ तो इंग्लैंड को जो है ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिंधिया जो थी आपका एक परिवार थी, तो सिंधिया ने हरा दिया दोस्तों। ठीक है, 1779 में बड़गांव में एक सरेंडरिंग ट्रीटी हुआ। सरेंडरिंग ट्रीटी मतलब इंग्लैंड जो है सरेंडर कर दिया। ठीक है, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स जो है उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल था और सेना भेजा तो मराठा जो है हार गया। लेकिन ओवरऑल मैच अगर देखेंगे तो ड्रॉ हो गया दोस्तों, मतलब ना तो कोई हारा ना तो कोई जीता। और एक नया संधि साइन हुआ जिसको बोलते हैं सालबाई की संधि। ठीक है, 1782 में। तो सालबाई की संधि में बोला गया म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन। म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन मतलब युद्ध के पहले जो जिसका एरिया था वही उसका एरिया रहेगा। युद्ध में क्या होता है, एक देश जो है दूसरे देश का एरिया, ये एक विद्रोही जो है एक रिबेल दूसरे रिबेल को एरिया को कैप्चर करता है। तो इस संधि में ये बोला गया जो भी एरिया एक दूसरे के लोगों ने कैप्चर किया, एक सेना दूसरे सेना ने, हम उसको वापस जो है एक दूसरे अपने को देते हैं। ठीक है, और बोल दिया कि रघुनाथ राव का कोई समर्थन नहीं करेगा। इसमें संधि में बोला गया, मतलब सवाई माधवराव को सपोर्ट किया और नाना फडणवीस को सपोर्ट किया। और पेशवा को ये बोला गया कि कोई भी तुम विदेशी को सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों। इस तरह से और भी बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का पूरा जो है अधिकार पुनः प्राप्त हो गया। ठीक है, जो भी उसका व्यापार करने का अधिकार था वो अधिकार उसको, राइट्स को पूरा वापस दे दिया गया। ठीक है, समझ गए। तो दूसरा आप ये पहला युद्ध जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, सालबाई की संधि से। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सालबाई की संधि, सूरत की संधि और पुरंदर की संधि पहला एंग्लो मराठा वार से रिलेटेड है। फिर दूसरा एंग्लो मराठा वार होता है 1803 से 6 में। ठीक है, अब देखो सवाई माधवराव जो था दोस्तों वो बच्चा था, वो जब बड़ा हुआ तो वो क्या किया, सुसाइड कर लिया। शादी वादी इसका नहीं हुआ था, तो बिना बच्चा का ये जो दोस्तों मर गया। तब कोई इसका वंश नहीं रहा। फिर जो है एक बार जो है लड़ाई हो गया। तो अब क्या हुआ, 1795 में बाजीराव दो, जो रघुनाथ राव का जो बेटा था, रघुनाथ राव कौन था, जो मार के भागा था, तो रघुनाथ राव का बेटा जो है बाजीराव टू जो है पेशवा बना। लेकिन वो एक नंबर का बकलोल था, बकलोल मैंने बेवकूफ़ था। और क्या किया कि चारों परिवारों में लड़ाई करवा दिया। और क्या किया, यशवंत राव होलकर जो बहुत योद्धा था, बहुत बड़ा, यशवंत राव होलकर के बेटा को जिसका नाम था विथोजी राव को मर्डर कर दिया। कौन, आपका बाजीराव टू। ठीक है, और फिर जो है यशवंत राव ने बाजीराव टू को हरा दिया, जिसको कौन सा युद्ध में हराया, तो हैडसपर बैटल बोलते हैं। ठीक है, तो फिर क्या किया, बाजीराव को हरा दिया तो बाजीराव भाग के फिर अंग्रेज़ के पास गया और अंग्रेज़ के पास जाके बसीन की संधि, ट्रीटी ऑफ बसीन जो है 1802 में साइन कर लिया। ठीक है, तो ये एक तरह का सब्सिडरी अलायंस था, सब्सिडरी ट्रीटी था, वेलेस्ली ने साइन किया था। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, सूरत जो है को अंग्रेज़ को दे दिया गया। मतलब ये जो बाजीराव टू था, है ना, ये जो था ना बकलोलवा बाजीराव टू, इसने सूरत को अंग्रेज़ को दे दिया। ठीक है, और ये भी अब सब्सिडरी अलायंस है, इसमें क्या होगा, फॉरेन जो भी पॉलिसी होगा वो किसको दे दिया, इंग्लैंड को दे दिया। निज़ाम का क्षेत्र में जो चौथ कैलकुलेट करता था, चौथ मतलब समझते हो, एक तरह का टैक्स होता था 25%। तो ठीक है, तो पहले क्या होता था कि मराठा जो है चौथ कलेक्ट करता था एरिया में 25%, है ना। तो अब ये जो राजा कमज़ोर हो गया, ये राजा बोल दिया कि देखो अब हम निज़ाम के एरिया में जो भी चौथ होगा उसको हम कलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब अंग्रेज़ पर मराठा डिपेंड हो गया सब चीज़ के लिए, पैसा के लिए भी डिपेंड हो गया। देखो उसका पैसा भी गया, उसका सेना भी चला गया क्योंकि सब्सिडरी अलायंस है, फॉरेन पॉलिसी भी चला गया दोस्तों, है ना। ठीक है, एरिया भी चला गया, तो पूरी तरह से मराठा जो है डिपेंड हो गई किस पे, इंग्लैंड पे। ठीक है, तो फिर इंग्लिश ने एक एक करके पूरा जितना भी परिवार था, भोंसले को हराया देवगांव की संधि में, सिंधिया को हराया सुरजी अर्जन गांव की संधि में, होलकर को हराया राजपूत
राजपुर घाट की संधि में। आपको याद कैसे रखना है, होलकर, कर कर आ रहा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी थोड़ा कर कर का नाम आ रहा है, राजपुर, ठीक है। उसके बाद भोसले, भोसले कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में, तो देवगांव। तो ऐसे याद कर लो कि भोसले जो होती है, आशा भोसले, वो देवता के गांव में जाती है, मतलब अपना संगीत को प्रचार करने के लिए। सिंधिया, सिंधिया को याद कर लो, सा से सिंधिया, सा से सुरजी, है ना, तो ऐसे याद कर लिया आपने, ठीक है। तो ये संधि के बाद जो 75% जो मराठा का एरिया था दोस्तों, उस पर अंग्रेज का जो है कंट्रोल हो गया, ठीक है, और मराठा पावर बहुत कमज़ोर हो गया, ठीक है। तो उसने होलकर को हरा लिया, सिंधिया को हरा लिया और जो है भोसले को हरा लिया, तीनों को हरा दिया। पेशवा तो उसके साथ मिल ही गया था, है ना, बाजीराव टू, और एक बचा गायकवाड़। तो जो दोस्तों गायकवाड़ था, जो बड़ौदा में था, तो वो न्यूट्रल था, न्यूट्रल था, मतलब वो कुछ मतलब एक तरह का सब जो अंग्रेज का ही सपोर्ट कर दिया, कुछ नहीं बोला हम। इसका मतलब आपको क्या दिखा रहा है, भारत में उसमें राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म था ही नहीं, एक परिवार दूसरे परिवार में लड़ते रहती थी, फैमिली लड़ते रहती थी, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध। तो देखिए ये जो हुआ दोस्तों, वो 1817 से 1818 में हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा वार। इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड एडवर्ड हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। दो हेस्टिंग था, एक वारेन हेस्टिंग और एक लॉर्ड एडवर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग तो आपको पता है उसके समय में जो है 1773 वाला टाइम था, है ना। तो इसमें क्या हुआ, जिसके समय पहला एंग्लो मराठा वार हुआ था हेस्टिंग के समय, लेकिन तीसरा हुआ वारेन हेस्टिंग के समय, तीसरा हुआ एडवर्ड हेस्टिंग और पहला हुआ वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। तो ये हेस्टिंग था ये चाहता था कि ब्रिटेन का जो सुप्रीमेसी है, जो पावर है, उसको हम और बढ़ाएं, ठीक है। लेकिन मराठा जो था वो आपस में लड़ते बढ़ते रहती थी। उस समय एक दिक्कत होता था दोस्तों पिंडारी का, ठीक है, पिंडारी। पिंडारी क्या होती थी, एक तरह का समझ लो कुछ लोगों का ग्रुप होता था जो मराठा सेना जहाँ जहाँ जाती थी उसके साथ साथ जाती थी। तो जो एरिया को मराठा जीत लेता था, कैप्चर कर लेता था, तो ये जो पिंडारी थी दोस्तों, उसके मराठा एरिया के पास जाती थी जहाँ वो जीत गया है, और फिर उसको जो है वहाँ से लूटपाट मचाती थी और पैसा वैसा लेके आती थी, और कुछ पैसा भी इन लोग को कलेक्ट होता था, उसको पिंडारी बोलते थे। तो हेस्टिंग के समय में पिंडारी का इशू बहुत गर्मा गया, पूरे लोग सब लोग परेशान हो गए थे, और ये प्लंडरर्स थे, मतलब लुटेरे थे पिंडारी। तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बहुत ख़राब हो गया, मराठा में भी ख़राब हो गया, जहाँ मराठा का एरिया था वहाँ भी, और ब्रिटिश का जो एरिया था मद्रास वद्रास, वहाँ भी जो है पिंडारियों ने उत्पात मचाया था, ठीक है। तो हेस्टिंग जो था इसी का जो है सोचा कि हम पिंडारी को हराएंगे, तो उसने मराठा में भी अटैक करना चालू किया, और अपने एरिया में तो करेगा ही, ठीक है। तो पेशवा बोला कि भैया तुमको अपने एरिया में पिंडारी को सॉल्व करना है, मुद्दा करो, तो मराठा में घुस के काहे लगा रहा है। तो पेशवा को लग गया खराब, तो उसने जो है युद्ध अटैक कर दिया किस पे, ब्रिटिश पे, ठीक है। और उसने अलग अलग परिवार से जो है दोस्तों मदद के लिए बुलाया। तो जितने भी परिवार था, सिंधिया था, होलकर था, सब लोग को बुलाया और आया भी वो लोग, लेकिन जो है अंग्रेज उन लोग को हरा दिया। तो 1817 में पूना की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ पूना, पेशवा के साथ, पी से पूना, पेशवा, संधि हुई। फिर ट्रीटी ऑफ ग्वालियर सिंधिया के साथ हुई, ठीक है, सिंधिया तो ग्वालियर में थे, आपको याद है। मंदसौर में होलकर के साथ था, ठीक है, 1818 में। उसी तरह छोटा मोटा और भी युद्ध हुआ, खड़की का युद्ध, सीता बाल्डी का युद्ध, मेदिनीपुर का युद्ध, और कोरेगांव का और अष्टी का युद्ध। ये आपको युद्ध थोड़ा सा याद रखना है। कोरेगांव बहुत फेमस होता है, जब हमेशा हर साल न्यूज़ में रहता है। कोरेगांव युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, कोरेगांव कहाँ है आपको बताइए, तो महाराष्ट्र में। इसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट था दोस्तों, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट ने अंग्रेज को सपोर्ट किया था, और इस युद्ध में मराठा हार गई थी। तो ये जब भी वो समय आता है 1818 का, जब भी ईयर आता है, जैसे 2000 जब 18 आ गया, तो 100 साल, कितना साल हो गया बताइए, 2018 जब आया था तो हो गया था 200 साल, है ना। तो जब हुआ तो सेलिब्रेट किए हैं एससी लोग कि हम लोग जो है मराठा को हरा दिए थे उस समय। तो वहाँ उस समय मराठा में क्या होता था, उन लोगों का जातिवाद का विरोध होने लगा। ये शेड्यूल कास्ट के थे, और जो मराठा होती थी वो अपर कास्ट, तो इन लोग कहीं ना कहीं कास्ट का भी वहाँ पे रोल हो गया। इसीलिए अभी भी जो है ये जब भी युद्ध का सालगिरह आता है तो ये लोगों में विरोध होता है, मराठा में और एससी में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कोरेगांव और अष्टी तीसरा जो है मराठाई और अंग्रेज का युद्ध से रिलेटेड है। तो ये इतना 3 युद्ध के बाद मराठा पूरी तरह से तहस नहस हो गया दोस्तों। और क्या परिणाम हुआ, परिणाम यही हुआ कि मराठा जो बहुत स्ट्रांग था दोस्तों, कॉन्फेडरेसी था, पूरा एरिया था, वो डिजॉल्व हो गया। अब वो एक जो है पेशवा को सरेंडर कर दिया गया, पेशवा का पावर ख़त्म हो गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट रोल हो गया, ठीक है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है पूरा बना दिया गया, पूरा एरिया मराठा के एरिया को मिला के, और पूरा इंडिया में अंग्रेज का कैप्चर हो गया, सबको अंग्रेज ने हरा लिया। अब उसके पास 2 ही राज्य बचा हराने के लिए, ठीक है। आपको पता है कि मैसूर को हरा लिया, निजाम को हरा लिया, मराठा को पूरा कैप्चर किया, बंगाल को पहले ही कर लिया था, अवध को कर लिया, ठीक है। अब उसके पास जो बड़ा एरिया बचा दोस्तों, वो बचा आपका पंजाब और वो बचा आपका सिंध, ठीक है।
तो उसको भी अंग्रेज़ धीरे धीरे कैप्चर करेगा, है ना। तो पूरा मराठा को हराने के बाद पूरा इंडिया उसके कैप्चर में हो गया, पंजाब और सिंध को छोड़ के, ठीक है। अब हम देखेंगे पंजाब के बारे में और फिर देखेंगे सिंध के बारे में, ठीक है। तो देखिए सिखिज़म के बारे में देखते हैं दोस्तों। सिंपल सा चीज़ है, देखिए इसके फॉलोवर्स कौन थे, गुरु नानक के फॉलोवर थे ये, ठीक है, सिख को जो मानते थे, ठीक है। तो सिखिज़म जो है वो जातिवाद को रिजेक्ट किया गुरु नानक ने, ठीक है। और लोगों को बोला गुरु नानक ने कि 4 चीज़ का फॉलो करो, ठीक है। सच मतलब ट्रूथ, हलाल मतलब अच्छे से कानूनी रूप से जीवन यापन करो, अर्निंग करो। खैर मतलब लोगों का भला चाहो, बोलते हैं ना खैरियत, तो खैर मतलब क्या, लोगों को भला चाहना। नियत मतलब साफ जो है अपना इंटेंशन रखो। उसने लंगर व्यवस्था भी जो है चलाया था। लंगर मतलब कम्युनिटी किचन, साथ में लोग बैठ के जो खाना खाते हैं और खाना पकाते हैं उसको कम्युनिटी किचन लंगर बोलते हैं दोस्तों। तो मुग़ल से इसका संघर्ष हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोस्तों सिखिज़म का। क्यों हुआ, तो देखिए पहले जो मुग़ल था वो आध्यात्मिक चीज़ को मानता था, स्पिरिचुअलिटी को मानता था, लेकिन उन पे अत्याचार हुआ और उन पे जो है शोषण करने लगा, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। तो उन्होंने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरा, ठीक है। कैसे उभरा, तो देखिए आपको पता है जहांगीर जो है 5वें जो गुरु अर्जुन देव थे, उसने जो है जहांगीर के बेटे जो विद्रोही बेटा था खुसरो, उसका जो है शरण दिया था, क्योंकि वो खुसरो जो था विरोध किया था जहांगीर का और भाग के आया था गुरु अर्जुन देव के पास शरण के। चूँकि ये गुरु थे, अच्छे व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने इसको शेल्टर दे दिया, शरण दे दिया। लेकिन जहांगीर जो है गुरु अर्जुन देव पे अत्याचार किया और इनको जो है खुलेआम जो है फांसी दे दिया दोस्तों। साथ ही साथ गुरु हरराय जो थे 7वें गुरु, इन्होंने दारा सिखों को शेल्टर दिया था, शरण दिया था। दारा सिखो जो था औरंगजेब का भाई था, बड़ा भाई, ठीक है, शाहजहाँ का बेटा था। तो उसने उसको शरण दिया। तो औरंगजेब जो है गुरु हरराय को जो है दमन किया, ठीक है, उसको तो उनके साथ गलत किया। गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध जो है कार्य किया, उनके अगेंस्ट में कार्य किया, उनका विरोध किया। तो उन्होंने उसको खुलेआम फांसी दे दी। अब देखिए सिख पे जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके पे अत्याचार हो रहा है, ठीक है ना, वायलेंस हो रहा है। तो फिर वो जाके मतलब जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरे। तो उसी तरह गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें गुरु थे। तो इनके नाम पे सिंह है। तो जो सिंह टाइटल आता है जो लगाते हैं, जैसे हरभजन सिंह है ना, नवजोत सिंह सिद्धू है, तो वो सब जो सिंह लगता है टाइटल, वो किसके नाम पे लगता है दोस्तों, कब से लगा है, 10वें गुरु के नाम से लगने लगा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों सिख का संगठन। तो देखिए सिख जो था दोस्तों, एक टर्म उसे रिलेटेड है मिसल या मिसल, आपने पढ़ा होगा। तो मिसल जो है अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है समानता या सैन्य संस्था, सैन्य ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो सिख साम्राज्य था, सिख अम्पायर था दोस्तों, वो 12 सोवरेन स्टेट संप्रभु राज्य में जो था डिवाइडेड था, ठीक है। तो मिसल कब आया उभर के, तो आया 18वीं सेंचुरी में, 18वीं सदी में आया, पंजाब में आया। क्यों आया, क्योंकि सिख जो था उस पर अत्याचार होने लगा, मुग़ल का अत्याचार होने लगा, है ना। तो मुग़ल के विरुद्ध जो है सिख जो है अपना जो है मिलिट्री नेचर जो है शो करने लगा, क्योंकि तब मुग़ल जो है बहुत उस पर अत्याचार करती थी। तो ये चाहता था भाई हम जिस तरह मुग़ल जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइज कर रहा है तो हम लोग क्यों ना करें, है ना। तो उसी तरह मिस्र का जो है उदय हुआ दोस्तों। तो मिस्र का जो हेड होता था उसको बोलते थे मिसलदार, ठीक है। और सभी मिसलदार ने मिल के एक आर्मी बनाया था जिसको बोलते थे दल खालसा, या खालसा आर्मी, हिंदी में बोलते थे दल खालसा, ठीक है। तो सबका मेन काम ये था कि अमृतसर को बचाना, ठीक है। क्यों अमृतसर को बचाना, क्योंकि अमृतसर में अकाल तख्त जो है उनका पवित्र ग्रंथ जो है वो रखा गया है, अकाल तख्त बोलते हैं, ठीक है, वो रखा गया है उनका, वहाँ पे बहुत सबसे पवित्र स्थल है। तो 12 मिसलदार में से एक मिसलदार जो बहुत स्ट्रांग होता था, उसको अकाल तख्त का जो है प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे उसको रखे थे। तो उस मिसलदार को जो अकाल तख्त को प्रोटेक्ट करता था अमृतसर में, उसको बोलते थे जत्थेदार, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रंजीत सिंह के बारे में। जो सुकर चकिया मिसल का था, ये बहुत ताकतवर था, स्ट्रांग था एंड करेजियस था, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी था, प्रशासक भी था और स्किलफुल डिप्लोमेट भी था, कूटनीतिज्ञ था। इसका कार्यकाल था, एज था 1780 से लेकर 1839 तक ये जो है पंजाब वाले एरिया में जो है शासन किया दोस्तों। तो ये बहुत स्ट्रांग था। तो इसने क्या किया, 12 जो मिसल था दोस्तों उस पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है, और पूरा मिसल पे अपना जो है कंट्रोल कर लिया, अपना नियंत्रण कर लिया। इसने पहले सिख जो है छोटा सा एरिया था, अब इसने सिख अम्पायर बनाया, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, सिख साम्राज्य, ठीक है। ये एक सेक्युलर रूलर था, मतलब धर्मनिरपेक्ष राजा था, क्योंकि इसने अपने सेना में, आर्मी में हिंदू और मुस्लिम दोनों जो लोग थे इसके, ठीक है। इसने क्या किया, कैप्चर किया लाहौर को, 1799 में लाहौर पे कब्जा किया, 1802 में अमृतसर पे कैप्चर किया, कश्मीर को 1819 में और पेशावर को 1834 में। ये मतलब इससे पता चल रहा है कि रंजीत सिंह कितने मजबूत थे, स्ट्रांग थे। 1839 में इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। फिर आपस में जो इनके भाई थे, राजा वाजा का जो पता है, राजा बहुत शादी वादी करता था, तो उनका बेटा के युद्ध में भी भाई में युद्ध होने लगा कि हमको राजा बनना है। इसी
अब आपस में वो लड़ रहे थे और उसी में पता है कि अंग्रेज को अब सब चीज़ तो कैप्चर कर लिया था, उसका भी मतलब जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, हम किसी को भी हरा सकते हैं, है ना। तो जब तक रंजीत सिंह स्ट्रांग था तब तक तो वो कुछ नहीं किया, लेकिन जब अंग्रेज रंजीत सिंह मर गया तो देखा कि यार सब अब कमज़ोर हो गया पंजाब का राजा, है ना। तो फिर जाके अंग्रेज और सिख में युद्ध होता है, जिसको एंग्लो सिख वॉर बोलते हैं दोस्तों। तो 1845-46 में हार्डिंग जो था गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो उसी के समय में 1845-46 में युद्ध हुआ दोस्तों, ठीक है। तो पहले देखिए सतलुज जो नदी था, सतलुज नदी ऐसे है, ठीक है। तो इधर आपका जो है पंजाब वाला एरिया था, पाकिस्तान वाला, और इधर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो पहले जब रंजीत सिंह के समय में संधि हुई थी, ठीक है, तो उसमें बोला गया था कि सतलुज नदी को हम बाउंड्री बनाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी इधर नहीं जाएगी और पंजाब जो है रंजीत सिंह इधर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही कैप्चर रंजीत सिंह डेथ हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी यार कि अब तो कोई राजा ये रोकने वाला है नहीं, तो हम इधर जाएंगे, और ये राजा सोचता था कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी इधर आ रही है तो हम जो है इसको इधर दबाते हैं। तो दोनों जो है आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे, और फिर जाके पहला जो है एंग्लो सिख युद्ध हुआ, जिसको और भी छोटा छोटा युद्ध हुआ मुटकी फिरोज शाह युद्ध या बडोवल या अलीवाल का युद्ध दोस्तों, ठीक है। तो और भी छोटे मोटे युद्ध हुआ, तो सभी युद्ध में जो है पंजाब हार गया दोस्तों और अंग्रेज जीत गया। फिर जाके लाहौर की संधि हुई 1846 में, जिसमें ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकांश जो है पंजाब का एरिया मिल गया, और सिख की जो सेना थी दोस्तों वो उसका संख्या को कम कर दिया गया। ब्रिटेन की सेना जो है वो आर्मी पंजाब में चली गई, और दिलीप सिंह जो है वो राजा बन गया, ठीक है, लाहौर संधि के बाद। फिर जाके 1848 और 49 में जो है पहला दूसरा युद्ध हुआ। देखिए जो ये लाहौर की संधि थी वो कितना मतलब भेदभाव वाला संधि था, सेना को कम कर दिया गया, एरिया भी छीन लिया। तो उसका बदला लेने के लिए पंजाब के जो राजा थे उस समय उसने अटैक किया। तो पंजाब का गवर्नर था उस समय मुल्तान का, उसका नाम था मूल राज। उसने क्या किया, 2 अंग्रेज को मार दिया दोस्तों। मारने के बाद वो जो है उस समय डलहौजी, आपको पता है डलहौजी गवर्नर था, कब से कब से था 1848 से 56 तक, आपको पता होना चाहिए। तो डलहौजी जो है था युद्ध का डिक्लेयर कर दिया किस पे, पंजाब पे, ठीक है। और फिर जाके पंजाब पे कैप्चर कर लिया 1849 में, और जॉन लॉरेंस को पंजाब का जो है कमिश्नर बना दिया गया। इस तरह से हमने देखा कि पंजाब को किस तरह से उसने अटैक कर लिया। क्वेश्चन अब ये आता है कि क्यों पंजाब को जो है वो कैप्चर करना चाहती थी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, या सिंध पे क्यों कैप्चर करना चाहती थी, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि ये अगर इंडिया है, उसके बगल में पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, ये रसिया, और यहाँ पे क्या है पाकिस्तान के पास सिंध, ठीक है, और यहाँ पे क्या है पंजाब। तो अब यहाँ पे क्या था कि रसिया जो है अटैक करना चाहती थी इधर, ठीक है, रूस का भी एम्पायर बढ़ रहा था, ठीक है। तो और जो अफगानिस्तान है दोस्तों वो बॉर्डर वो कैसा है, पहाड़ी एरिया है ना, मतलब वहाँ बहुत सारा पहाड़ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी यार कि अगर हम सिंध पे कैप्चर कर लें, ठीक है, सिंध पे कैप्चर कर लिया, पंजाब के थ्रू कैप्चर कर ले तो अफगानिस्तान में चल जाएंगे, और यहाँ पे जो है अपना सेना जो है खड़ा कर देंगे और अफगानिस्तान के साथ संधि साइन वाइन कर लेंगे। तो रसिया जो अटैक करेगा तो हम लोग उसको रोक लेंगे, ठीक है। इसीलिए वो सिंध पे और जो है पंजाब पे कैप्चर करना चाहती थी दोस्तों, और अफगानिस्तान पे भी कैप्चर करना चाहती थी, ताकि रसिया को अटैक को हम रोक पाएँ इंडिया में, ठीक है। तो हम लोगों ने पंजाब को देख लिया कि सब इंग्लैंड ने सबको कैप्चर कर लिया। अब देखते हैं सिंध को कैसे कैप्चर किया। तो सिंध के राजा को अमीर बोलते थे दोस्तों, ठीक है। तो सिंध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरेस्ट था, क्यों था कि कॉमर्स व्यापार करना चाहती थी, साथ ही साथ रूस का अटैक हो रहा था, रूस का डर था कि रूस अटैक कर लेगा, और अफगानिस्तान पे हम जाना चाहते थे, है ना, सिंध के थ्रू हम अफगानिस्तान चाहते थे, ताकि अफगानिस्तान एक नेचुरल बाउंड्री का काम करे रसिया के अगेंस्ट। इसीलिए रसिया का भी डर था और अफगानिस्तान एक नेचुरल बाउंड्री का काम करेगा और सिंध में जो है व्यापार भी कर पाएंगे, इसीलिए सिंध को जो है कैप्चर करना चाहती थी दोस्तों, ठीक है। सिंध के साथ इसने सब्सिडरी अलायंस जो है सहायक संधि 1839 में साइन हुआ, सिंध ने किया। तो मेन जो युद्ध हुआ, 2 युद्ध हुआ, एक है मियानी का युद्ध और एक है डाबो का युद्ध 1843 में। रिजल्ट यही हुआ कि इंग्लिश जीत गया, और इसको कौन नेतृत्व किया, लीडरशिप कौन किया, चार्ल्स नेपियर, और गवर्नर जनरल कौन था, एलन बरो, ठीक है। फिर जाके 1847 में सिंध जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का अंग बन गया। बाद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको बोलते हैं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश का जो है एरिया बन गया कौन, सिंध, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि ये तो हो गया भारत के अंदर कैसे कैप्चर किया। अब देखेंगे भारत के बाहर कैसे कैसे कैप्चर हुआ, ठीक है। तो देखिए नेपाल के साथ कैसे युद्ध हुआ था। 1814 से 16 में लॉर्ड हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल था उसने नेपाल को अटैक किया और उसका एरिया कुछ कैप्चर किया। सगौली की संधि साइन की, सगौली ट्रीटी ऑफ सगौली, और सगौली कहाँ है दोस्तों, वो कहाँ है, बिहार में, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ 2 युद्ध हुआ, फर्स्ट वार और सेकेंड वार। फर्स्ट युद्ध तब हुआ सिंध के
सिंध को जीतने से पहले, ठीक है। तो जब इस समय गवर्नर जनरल था ऑकलैंड था पहले अफ़गान और इंग्लैंड के युद्ध में, ठीक है। तो अफ़गान का युद्ध में इंग्लैंड हार गया दोस्तों, ठीक है, हार गया। तो होता है ना कि जब एक चीज़ पे हार जाते हो तो धक्का लगता है, और पूरे विश्व में भी इंग्लैंड का थू थू होने लगा कि अरे यार तुम इतना स्ट्रांग होकर अफगानिस्तान से हार गया। तो फिर दिखाने के लिए नहीं कि हम स्ट्रांग नहीं है, इसने क्या किया, इसने सोचा कि यार अब हमको तो दिखाना तो है कि कैसे हम जो है स्ट्रांग हैं, है ना। इसने क्या किया दोस्तों, अभी इसको हार गया यहाँ पे। तो जब इसकी सेना वापस आ रही थी तो अफगानिस्तान के लोग खूब कुटाई की और बहुत सी सेना मर गई, और थू थू होने लगा कि यार तुम हार गया। तो इसने क्या किया, जब आया तो देखा कि यार सिंध को कैप्चर करके दिखा देंगे अगर कि हम बहुत स्ट्रांग है, सिंध को जीत लेंगे, तो लोग जो सोचेंगे हाँ तुम स्ट्रांग है। इसने क्या किया, यहाँ से कुटा के आया और इसको जो छोटा सा एरिया था उसको जो है कैप्चर कर लिया, जीत गया, है ना। तो इसलिए जो है तो उसी सिंध हम लोग देख लिए, तो अफगानिस्तान में ये हार गया, इसलिए उसने उसको अपना कमज़ोरी को छिपाने के लिए सिंध पे अटैक करके उसको कैप्चर कर लिया। दूसरा युद्ध हुआ कब, 1878 से 82 में। और आपको पता है 1876 से 80 का टाइम किसका था दोस्तों, लिट्टन का। और 80 से 84 तक किसका टाइम था रिपन का। आपने पढ़ा होगा, लिट्टन आया था फिर रिपन आया था, ठीक है, लॉर्ड लिट्टन रिपन। तो गवर्नर जनरल कौन था, 1878-82 में युद्ध हुआ तो लिट्टन 1876 से 80 में था। तो जब संधि युद्ध खत्म हो गया तो एक संधि साइन हुई, नाम हुआ गंडमक की संधि, ट्रीटी ऑफ गंडमक। इसमें क्या हुआ, ये बोला गया कि अफगानिस्तान जो भी अपना फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेगा, विदेशी नीति डिसाइड करेगा, वो इंग्लैंड के विल के अनुसार डिसाइड करेगा, इंग्लैंड की इच्छा अनुसार, इंग्लैंड जैसा चाहिए वैसा डिसाइड करेगा कौन, अफगानिस्तान अपना फॉरेन पॉलिसी, विदेशी नीति, ठीक है। तो हम लोग नेपाल देख लिए, हम लोग अफगानिस्तान देख लिए। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों बर्मा। तो बर्मा के साथ युद्ध हुआ, 3 युद्ध हुआ। एक हुआ 1824 से 26 जिसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट था, और यांडाबू की संधि साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ यांडाबू। दूसरा युद्ध हुआ 1852 से 53, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तीसरा युद्ध हुआ 1885 में, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेज़ किस तरह ने कैप्चर किया वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग एक पर्सनैलिटी के बारे में देखते हैं दोस्तों, जिसका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये पहले इंडियन सिविल सर्विस पहले व्यक्ति थे जिसने भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास किया। 1863-64 में इन्होंने साइन किया, इसको पास किया था, ठीक है। इसने एक सॉन्ग लिखा था, गाना लिखा था, नाम है मिले सबके भारत संतान एकता गागो गान, ठीक है। इसने बाल गंगाधर तिलक का जो गीता रहस्य है जो लिखा गया था आपका मराठी में या हिंदी में लिखा गया होगा, उसको इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया। ये बंगीय साहित्य परिषद के हेड भी थे, चेयरमैन भी थे। 1900 से 1901 में ब्रह्म समाज के सदस्य थे। देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज बहुत बड़ी संस्था थी, तो जितने भी लोग थे, खासकर जो कलकत्ता के थे, टैगोर भी कहाँ का है, कलकत्ता का है, तो लगभग सभी लोगों ने ब्रह्म समाज का ज्वाइन किया था, सदस्य थे, ठीक है। इन्होंने यूके गया था अपने दोस्त के साथ एग्ज़ाम देने के लिए, मनमोहन घोष के साथ। तो मनमोहन घोष तो पास नहीं कर पाए, लेकिन सत्येंद्र नाथ टैगोर पास कर लिए, लेकिन इनको जो है ज्वाइन नहीं करने दिया गया, ठीक है। सॉरी, ये ज्वाइन कर चुके थे, इंडियन सिविल सर्विस क्रॉस कर चुके थे, ठीक है। अगला एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अहोम राज्य। अहोम माने असम का एरिया, ठीक है। तो इसका फाउंडर कौन था, चाओलंग सुकाप्सा, याद रखिएगा, चाओलंग सुकाप्सा इसका जो है फाउंडर था। ब्रह्मपुर जो वैली है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोस्तों, वैली है, उसमें इसके अगल बगल आपको पता है कि अगर हम इंडिया का मैप बनाइए नॉर्थ ईस्ट का, तो यहाँ से बहती है ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही आती है ना। तो ये आपको पता है असम का एरिया है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी के पास है। तो इसका कब से कब तक था अहोम समाज, ये अहोम राज्य जो था वो 1215 से 1826 तक था। इसकी जो राजधानी थी वो थी घरगांव और जोरहट, ठीक है। तो आपको पता है 1824 से 26 में यांडाबू की संधि हुई दोस्तों, और इसी संधि के बाद इंग्लैंड ने जो है अहोम राज्य पे कैप्चर कर लिया 1826 के आसपास, ठीक है। तो उसी में रिलेटेड कुछ युद्ध भी हुआ था। सराय घाट का युद्ध हुआ था अहोम राज्य में 1671 में, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नौसेना का लड़ाई था, ठीक है। नौसेना मतलब नेवल बैटल, जिसमें जहाज और शिप का युद्ध हुआ था। इस समय इसका राजा जो था वो चक्रध्वज सिंह था, और इस राजा का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लक्षित बर्फू खान। और ये मुगल के युद्ध लड़ा गया था, सराय घाट का युद्ध। इस युद्ध में मुगल ने को कुटाई कर दिया कौन, अहोम का राजा लोग, ठीक है, और अहोम जीत गया। फिर एक युद्ध हुआ ईटा खुल्ली का युद्ध, ये भी मुगल के अगेंस्ट हुआ। इस युद्ध में जो गवर्नर जनरल था नाम था दिहिंगिया अलून बरबरुआ, ठीक है, उसने मुगल को हरा दिया। और इस युद्ध के बाद, हारने के बाद इतना कुटाई हुआ मुगल का, कूटा इतना पकड़ के अहोम के लोगों ने, फिर दोबारा मुगल ने कभी अटैक करने का अहोम पे, असम पे जरूरत नहीं किया, मतलब हिम्मत नहीं हुई मुगल को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए दोस्तों किस तरह से ब्रिटेन ने जो है इंडिया के अंदर कैप्चर किया और बाहर कैप्चर किया। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश प्रशासन के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू के बारे में, ठीक है, उसके बाद सिविल सर्विस,
ठीक है। और पढ़ेंगे पुलिस के बारे में, जुडिशरी के बारे में, भू राजस्व, सिविल सेवा, पुलिस और न्याय व्यवस्था, यही तो है ब्रिटेन प्रशासन, है ना। तो देखिए ब्रिटेन के हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे लैंड रेवेन्यू, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लैंड रेवेन्यू के बारे में। सबसे पहले भू राजस्व कैसे हुआ। तो ब्रिटेन के आने से पहले भारत में का जो कृषि सिस्टम था, कृषि का स्ट्रक्चर था, संरचना था, कैसा था। तो आपको पता है कि सभी गांव जो था आपस में संपन्न था दोस्तों, प्रोड्यूस करते थे और आराम से खाते पीते मस्त में रहते थे दोस्तों, कोई टेंशन कुछ नहीं होता था, ठीक है। प्लस जो भी किसान विसान थे उसको जो है ज़मीन वमीन का हक था, अपना मालिकाना हक था, खुद खेती करते थे और अपना ज़मीन का भी उसको अधिकार होता था, उसके पास, है ना, ज़मीन का कागज़ पत्र होता था, उसका ज़मीन का मालिक होता था। जो टैक्स लिया जाता था वो भी बहुत कम था दोस्तों, 1/6, मतलब देख लो 1/6 कितना होगा, 16.5% से लेकर 33% तक था, ठीक ठाक था, उतना ज़्यादा भी नहीं था। लेकिन जब ब्रिटेन आया तो पूरा कृषि को, एग्रीकल्चर को पूरा तहस नहस कर दिया गया। कैसे कि हम लोग देखेंगे, और पूरा डिजास्टर के रूप में जो है, आपदा के रूप में आया और कृषि क्षेत्र पे जो दोस्तों आपदा हुआ, ठीक है। तो ब्रिटेन का जो भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू था, वो पूरा तहस नहस कर दिया। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ब्रिटेन ने कृषि से रिलेटेड टैक्स लेके आया, क्या सिस्टम लेके आया, वो सब देखेंगे किस तरह से उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम लेके आया। तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इजारेदारी आया, ठीक है, 1772 में। फिर आया ज़मींदारी 1773 में, 93 में सॉरी। रैयतवाड़ी आया 1820 में और महलवाड़ी आया 1833 में। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है उसका सिस्टम। तो देखिए इजारदारी सिस्टम 1772 में आया, ठीक है। तो ये एक तरह का रेवेन्यू फार्मिंग था। रेवेन्यू फार्मिंग मतलब कृषि जो होता था वो टैक्स के थ्रू होता था, उसके लिए जो है टैक्स कलेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया था, जिसको रेवेन्यू फार्मिंग या इजारेदार बोलते थे दोस्तों, ठीक है। तो इसको लेकर आया वारेन हेस्टिंग्स। इसमें क्या होता था, मान लो कोई एरिया है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं और टैक्स कलेक्ट करना है, तो अंग्रेज़ क्या करता था, कोई बोलता था कि हम बोली लगा रहे हैं कि जो आदमी बोलेगा कि सबसे ज़्यादा इस एरिया से टैक्स कलेक्ट करके हम देंगे, उसी को इस एरिया का जो है दारोमदार दे देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि पूरा तुम टैक्स कलेक्ट करके हमको दो। तो वो आदमी जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था कि उस एरिया से सबसे ज़्यादा कलेक्ट करके हम आपको देंगे, उसको इजारदार बोलते थे दोस्तों, जो एक लोकल वहाँ का ज़मींदार होता था। उसको एरिया से पूरा कैप्चर करने का, टैक्स कैप्चर करने का जो अधिकार था वो उसी का था, ठीक है। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तो था जो आदमी कलेक्ट करता था, लेकिन पूरा जो रेवेन्यू पे जो कंट्रोल करता था, एडमिनिस्ट्रेशन करता था, वो यूरोप का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था वो करता था, जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंडिया में होता था, मतलब समझ लो डीएम, ठीक है। तो ये जो आदमी था ना, उसको बोला गया था देखो तुमको जितना किसानों से चूसना है चूसो, जितना तुमको उसको पैसा लेना है लो, लेकिन हमको जो है तुम इतना रुपया देना। मतलब कि ये जो बीडर था, जो भी इजारेदार था, लोकल ज़मींदार, वो किसानों से जितना उसको खींचना है पैसा, जितना लूटना है पैसा ले ले, टैक्स लेना ले लें, लेकिन कुछ फिक्स चीज़ ही देना पड़ता था। किसको दोस्तों, अंग्रेज़ को। अंग्रेज़ को मतलब नहीं था कि किसान से वो कितना पैसा ले रहा है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नमेंट को कोई केयर, कोई देखभाल नहीं करता था। इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर एकदम बर्बाद हो गया और उसका जीविका भी ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेगा तो किसान खेती क्यों करेगा दोस्तों, किसान खेती छोड़ के जाने लगे तो उनका जो जीवन यापन जो है ख़त्म हो गया। तो इसी के कारण इतना सारा टैक्स था, लोग की खेती छोड़ दिए गए, तो पूरा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था दोस्तों वो एकदम कम हो गया। इससे क्या हुआ, बंगाल में बहुत सारा भूखमरी आया, बहुत सारे लोग जो है दोस्तों मरे। तो पहले भूखमरी नहीं होता था, क्योंकि अंग्रेज आने से पहले लोग अपना आराम से खेती वेती करते थे और आराम से चपसी अपना फसल उसल लगाते थे, खाते पीते थे, मौज में रहते थे। लेकिन अंग्रेज आया तो पूरा जो है भूखमरी भी आने लगा दोस्तों, ठीक है। अब ये सिस्टम में कुछ खामियां थी। खामियां ये था कि इजारदार सिस्टम में अंग्रेज़ को जो है फिक्स अमाउंट नहीं मिलता था, ठीक है। कभी कभी उसका टैक्स बहुत ज़्यादा मिलता था, कभी कम मिलता था, तो वेरिएशन होता था, परिवर्तन होता था, ठीक है। तो कॉर्नवालिस ने 1792 और 93 में ज़मींदारी सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, या स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं, तो उसने लेके आया, जिसमें परमानेंट कर दिया गया कि हम जो है कुछ फिक्स टाइम के लिए 5 से 10 साल के लिए फिक्स करते हैं कि हम जो है इस एरिया से इतना ही टैक्स लेंगे, मतलब इससे ज़्यादा जो है हम टैक्स नहीं लेंगे। समझ में आया। तो इसको हम लोग और क्या अन्य नाम से AKA मतलब अल्सो नोन एज, और क्या नाम से जानते हैं इसको, मालगुजारी के नाम से जानते हैं ज़मींदारी को, ठीक है। जागीरदारी भी बोलते हैं, बीसवेंदारी भी बोलते हैं, ठीक है, बीसवेंदारी, ठीक है। अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बोला जाता है, ठीक। तो पहले जो होता था दोस्तों, जो ज़मींदार होता था वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करता था। हमने ऊपर देखा कि सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने का ही दोस्तों उसको अधिकार है, कलेक्शन राइट। लेकिन अब क्या हुआ कि ज़मींदार जो है उसको ज़मीन का मालिक बना दिया गया। तो ज़मींदार जितना भी टैक्स कलेक्ट करेगा उसका 1/11 भाग खुद रखेगा और 10/11 भाग जो है किसको देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। मान लो उसको 110 रुपया कलेक्ट हुआ, तो 1/11 कितना हुआ दोस्तों, 10 रुपया,
10 रुपये हुआ ना, तो 10 रुपया खुद रखेगा और 100 रुपये जो है किसको दे देगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। ठीक है, इसके बाद जो भी ज़मीन होता था दोस्तों वो उसको गिरवी भी रख सकता था, कौन, आपका ज़मींदार, वो उसको बेच भी सकता था, वो उसको खुद से खेती भी करवा सकता था। ठीक है, ज़मींदार क्या कर सकता था, या तो खुद वो खेती करवाए या फिर वो ज़मीन को दूसरे लोगों किसान को दे दे और वो किसान फिर जो है खेती कराए। मतलब क्या हुआ कि देखो, अंग्रेज बोला कि ये आदमी को बोला कि तुम जो है इस एरिया से टैक्स कलेक्ट करके हमको दो। तो ये आदमी बोलता था भैया हम क्यों मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ये क्या करता था, एक दूसरे किसान को बोलता था कि तुम जो है टैक्स कलेक्ट करके दो। ठीक है, तो ये किसान भी सोचता था हम कौन उतना जिम्मेदारी लेगा, ये किसी और को दे देता था, ये फिर टैक्स कलेक्ट करता था, फिर ये सोचेगा कौन जिम्मेदारी लेगा, ये देगा। इससे क्या हुआ कि डायरेक्ट एक आदमी टैक्स नहीं लेने लगा, ये आदमी इससे लेगा, ये आदमी इससे लेगा, ये आदमी इससे लेगा। इससे क्या होगा, किसान पे और ज़्यादा बर्डन हो गया। क्यों, क्योंकि पहले ये अगर डायरेक्ट लेगा तो हो सके ये कि आपको 10 ही रुपये टैक्स दे, लेकिन चूंकि ये आदमी को इसको पैसा देना है, 10 रुपये तो ये लेगा ही, तो ये क्या करेगा, 11 रुपये लेगा। किससे, इससे लेगा। तो ये सोचेगा भैया हमको इसको 11 तो देना है, तो हम क्यों ना 12 रुपये लें, किससे लेगा, इससे। तो ये जो है 12 रुपये तो इसी को देना है, तो ये सोचेगा हम 13 रुपये लेंगे। तो किसान पे अब बर्डन कितना होगा दोस्तों, 13 रुपये, और पहले कितना होता था, 10 रुपये। तो इससे क्या हुआ कि ज़मीन जो है टुकड़ों टुकड़ों में और बट गई। इससे एक लोग जो है दूसरे को दूसरे को देने लगा, ज़मीन उधार पे लेने लगा, दूसरा तीसरा पे लेने लगा। इससे ज़मीन जो है टुकड़ों टुकड़ों में बट गई। ठीक है, अंग्रेज जो हो को कुछ ज़मींदारों से कलेक्ट करना पड़ता था, ना कि बहुत किसानों से। अब ज़मींदार, अंग्रेज़ क्या बोलेगा कि भैया तुम जो है पूरा कलेक्ट करके दो। किसान, एक एक किसान से अंग्रेज़ जो है कलेक्ट नहीं करेगा, ये ज़मींदार जो है कलेक्ट करके अंग्रेज़ को दे देगा और कुछ अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो ज़मींदार जो है से कलेक्ट करता था कौन, आपका अंग्रेज। तो ये जो ज़मींदारी सिस्टम था, स्थायी बंदोबस्त था, कहाँ कहाँ लाया गया था, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, बीजी मतलब बंगाल, उड़ीसा में, यूपी में कहाँ, बनारस, उससे कर्नाटक में, मद्रास में। तो जितना भी ब्रिटिश एरिया था, याद रखना है ब्रिटिश भारत, मतलब जहाँ जहाँ ब्रिटेन का इंडिया में शासन था वहाँ उसके 19% एरिया पे ये लाया गया था। तो इसका प्रभाव क्या हुआ दोस्तों कि जो अब ज़मीन का जो मालिक अब कौन बन गया, ज़मींदार। तो जो किसान था वो क्या बन के रह गया, अब किराएदार ही बन के रह गया, टेनेंट्स बन के रह गया। और जब वो पैसा नहीं दे पाता था तो वो अपने ही खेत में जो दोस्तों बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी भी करने लगा और ओवरनाइट ओनर बन गया। जो ज़मींदार था वो पहले ज़मीन का मालिक नहीं था, पहले टैक्स कलेक्ट करता था। अब जब बोली होने लगा कि कौन इस एरिया पे टैक्स कलेक्ट करके हमको देगा, तो जो बोली अधिक लगाता था उसी को अंग्रेज दे देता था। तो वो रातों रात जो है दोस्तों ज़मींदार ज़मीन का मालिक बन गया। और ज़मींदार को ये बोला गया था कि आप प्रत्येक किसान को, जब किसान आपको पेमेंट करेगा तो आप उसको एक डॉक्यूमेंट दोगे, एक पट्टा दोगे लिख के कि आपको जो है इस एरिया में खेती करने का अधिकार है। लेकिन ये बात नहीं मानता था ज़मींदार। ठीक है, समझ में आया। तो ज़मींदार जो था, अब जो किसान जो था दोस्तों, अब ज़मींदार की दया दृष्टि कृपा पे ही डिपेंड होने लगा। अब वही उसका माई बाप सब हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, और भी इलीगल तरीक़ा से, गैर कानूनी रूप से वो उससे टैक्स कलेक्ट करने लगा किसान से ज़मींदार। और ज़मींदार को बोला गया कि देखो कोई फिक्स रेट पे, ज़मींदार को बोला गया कि देखो तुम 13, मान लो कोई, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, 13 अप्रैल को तुमको हमको टैक्स देना है। कौन डिसाइड बोल दिया गया, अंग्रेज को बोला कि देखो ज़मींदार तुम इस एरिया से कलेक्ट करके हमको 13 तारीख को टैक्स दे दोगे। अगर तुम नहीं देते हो तो 13 तारीख को जो तुम्हारा ज़मींदारी का अधिकार है इस एरिया से वो तुमको हम ले लेंगे और दूसरे को दे देंगे। तो ज़मींदारों को जो है बेदखल कर दिया गया, एविक्शन कर दिया जाता था। और उसको बोलते थे सनसेट लॉ। सनसेट लॉ मतलब जिस तरह सूर्य जो है अस्त होते ही पूरा अंधेरा हो जाता है, उसी तरह जब कोई डेट रहेगा उस डेट में आपको देना है, अगर नहीं दे पाओगे तो वो एरिया आपसे जो है लेके नीलामी करवा देंगे। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, बहुत सारे ज़मींदार जो है अपने एरिया से एविक्शन हो गया, बेदखल कर दिया गया, क्योंकि वो टैक्स जो है फिक्स डेट को नहीं दे पाए। इसीलिए जब 1857 की क्रांति हुई दोस्तों, तब ज़मींदार जो है शामिल हुए क्रांति में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रैयतवाड़ी के बारे में, रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में। तो रैयत मतलब होता है दोस्तों किसान। ठीक है, तो रैयतवाड़ी लाया गया था कि 1820 में। इसमें डायरेक्ट जो है एग्रीमेंट साइन किया था, किससे, किसानों से। ऊपर में हम लोगों ने देखा कि इसमें एग्रीमेंट किससे साइन किया गया था, ज़मींदारी में ज़मींदारों से। इसमें डायरेक्ट एग्रीमेंट किससे साइन किया गया था दोस्तों, किसान से। मतलब ज़मीन का मालिक अब कौन बन गया, किसान। इसको लाया था कौन, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। तो दो अंग्रेज अधिकारी थे, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, दोनों मिल के जो है रैयतवाड़ी लाए थे। कहाँ कहाँ लाया गया था, तो बॉम्बे में, मद्रास में और कुर्ग मतलब कर्नाटक वाले एरिया में। तो जितना भी ब्रिटिश इंडिया है उसके 51% एरिया पे लाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कितने एरिया पे, तो 18% एरिया के आसपास है ना, 18% था ना, 19% था। ठीक है, और ये कितना लाया गया,
51%। तो दोनों मिला के कितना हो गया दोस्तों? 70%। ठीक है, तो डिफरेंट, तो ये रैयतवादी जो था उसका टैक्स बहुत ज़्यादा था। तो जो सूखा एरिया था जहाँ पे कृषि का सिंचाई का या इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं था, वहाँ पे 50% टैक्स था, और जहाँ पे सिंचाई का फैसिलिटी था वहाँ पे 60% टैक्स था दोस्तों। और जो भी टैक्स लिया जाता था वो पूरा असेसमेंट को करके, जांच पड़ताल करके लिया जाता था कि कौन सा सूखा एरिया है और कहाँ पे सिंचाई का व्यवस्था है। ठीक है, इसमें कोई भी ज़मींदार नहीं होता था। तो डायरेक्टली जो है सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो रैयत से, किसानों से जो है डायरेक्टली एग्रीमेंट करती थी। ठीक है तो ये जो रैयतवादी सेटलमेंट है वो स्कॉटिश इनलाइटनमेंट, मतलब स्कॉटिश पुनर्जागरण हुआ था, जहाँ पे बोला गया था कि कोई भी मिडिल आदमी जो है शामिल नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रिंसिपल से ये डिराइव हुआ है। ठीक है, बस अब याद रखिएगा, स्कॉटिश इनलाइटनमेंट से रैयतवादी मेरा डिराइव हुआ है। इसमें रैयत को जो है एक पट्टा दिया जाता था। पट्टा मतलब जब भी आप रैयत पेमेंट करेगा तो वो ज़मीन का मालिक है ऐसा लिख के एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा, उसमें नाम होगा किसान का और ये उसका इतना क्षेत्रफल है, ये वो लिखा रहेगा। ठीक है, तो रैयत जो है ये अपने ज़मीन को बेच भी सकता था, और मॉर्टगेज मतलब अपना जो है गिरवी भी रख सकता था। और जब तक वो टैक्स देता रहेगा सरकार को, तब तक उसके किसानों को उस एरिया से जो है, अपने खेत से जो है बेदखल एविक्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन दिक्कत यही था कि टैक्स का रेट आप देख रहे हो कि 50% है, मतलब 100 किलो अगर अनाज उगाया तो 50 किलो केजी जो है वो लेके जाएगा, 60 केजी भी लेके जाएगा। टैक्स बहुत ज़्यादा था। इसी कारण किसान क्या हुआ, बहुत विद्रोह किए, है ना। तो दक्कन में दंगा भी हुआ 1875 में, जहाँ पे किसानों ने जो है दोस्तों विद्रोह किया। ठीक है, अब चूँकि टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा था, 50% था, 60% था, तो किसान जो है खेती नहीं कर पाते थे, नहीं उपजा पाते थे, और पूरा जीवन यापन भी उनका नहीं चलता था, टैक्स बहुत ज़्यादा देते थे। तो किसान जो है खेती को छोड़ने लगे और माइग्रेट करने लगे। ठीक है, अब हम देखते हैं महलवारी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम, महल मतलब होता है दोस्तों गांव मतलब गांव या बड़ा सा क्षेत्र। तो इसको लाया गया था 1833 में, लाया था विलियम बेंटिक। ये लाया गया था भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में, यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, यूपी, आगरा, सेंट्रल प्रोविंस मतलब एमपी, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश। ठीक है, इसको ब्रिटिश इंडिया के 30% में लाया गया था, क्योंकि देखिए 19% पे लाया गया था परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद 51% पे आपको लाया गया था रैयतवादी सेटलमेंट, और दोनों मिला के कितना हो गया 70%। तो 30% जो बचा वो ब्रिटिश इंडिया का पावर एरिया में महलवारी था। ठीक है, इसमें देखिए परमानेंट सेटलमेंट किससे बातचीत किया गया है? डायरेक्ट ज़मींदार से। इसमें किससे बात किया गया? किसान से ना। और तीसरे में महलवारी में ना तो ज़मींदार से बात किया गया, ना तो किसान से बात किया गया। किसमें बात किया गया? महल से बात किया गया। महल मतलब गांव का जो सरपंच होता था, जो मुखिया होता था, उसकी जिम्मेदारी थी कि पूरा टैक्स कलेक्ट करके वो वापस दे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो बातचीत किया जाता था वो सिर्फ गाँव से किया जाता था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो सेटलमेंट का जो यूनिट था, जो इकाई था, वो था गांव, और पूरे गांव के लोग जो है उनकी जिम्मेदारी थी कि वो पेमेंट करे दोस्तों। पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी थी, पूरा समाज के लोगों का जिम्मेदारी था। मतलब वो एक को शेयर का काम करते थे कि मतलब मिलजुल के जो है हम टैक्स देंगे दोस्तों। ठीक है, तो रेवेन्यू को डिटरमाइन किया जाता था, टैक्स कितना लेगा वो डिपेंड करता था कि फसल का, उस महल से, उस विलेज से जितना फसल हो रहा है उसके आधार पे जो है टैक्स को डिसाइड किया जाता था। कोई किसान अगर खेती छोड़ देता था या कहीं और चला जाता था तो समाज का जो दूसरा व्यक्ति था उसके जगह जो है खेती वेती करने लगता था। ठीक है, और जो ज़मीन था, ज़मीन का मालिक कौन था दोस्तों? तो जो समाज ही पूरा ज़मीन का मालिक था। कोई आदमी ना मालिक था, ना ही किसान मालिक था। कौन मालिक था? पूरा गाँव ही समाज का मालिक होता, ज़मीन का मालिक होता था दोस्तों। ठीक है, और गांव के मुखिया को कौन क्या बोलते थे? लंबरदार। और यही लंबरदार पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट करके और ब्रिटेन को देता था। टैक्स बहुत ज़्यादा होता था, 50% से 66% तक टैक्स था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भू राजस्व देख लिए दोस्तों। अब हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज क्या हुआ 1757 के बाद। मतलब 1757 के बाद प्रशासन में क्या ब्रिटेन ने चेंज किया। तो देखिए जो प्रशासन व्यवस्था का जो नींव रखा ब्रिटेन इंडिया में, उसका क्रेडिट जाता है वारेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस को। ठीक है, तो जब ब्रिटेन का शासन आया तो नया नया कॉन्सेप्ट और नया नया इनोवेशन, मतलब नया नया प्रयोग हुआ दोस्तों। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म था। ये था कॉलोनियलिज्म का मतलब ये होता है कि ब्रिटेन जो है इंडिया को कॉलोनी के रूप में यूज करेगा, और मतलब अपने हित को साधने के लिए, अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए इंडिया का जो है यूज करेगा। तो प्रशासन का जो है 3 पिलर था, 3 स्तंभ था। एक था सिविल सर्विस। ठीक है, सिविल सर्विस मतलब कि लैंड रेवेन्यू, जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। फिर आर्मी का काम क्या था? एक्सपेंड करना, मतलब ब्रिटेन का जो शासन है इंडिया में उसको, एरिया को बढ़ाना, और दंगा को, रिवोल्ट को दबाना। ठीक है, कोई भी दंगा हो गया, रिवोल्ट हो गया तो
आंदोलन हो गया तो। अब पुलिस का काम क्या था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और रेवेन्यू कलेक्ट करना। देखिए सिविल सर्विस डीएम वीएम का क्या काम था कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, लेकिन मान लो कहीं दंगा हो गया या कलेक्ट नहीं कर पा रही है टैक्स वैक्स, तो फिर पुलिस आ जाती थी और रेवेन्यू कलेक्ट करने में मदद करती थी। और सेना का क्या काम था, एरिया को बढ़ाना और जो आंदोलन को दबाना। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग सिविल सर्विस के बारे में। तो सिविल सर्विस को स्टार्ट कौन किया था दोस्तों, कॉर्नवालिस। ठीक है, तो शुरू में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के द्वारा जो है इसको जो है लाया गया था, उनके लिए लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे जो है भारतीय भी जो इसमें शामिल हुए। ठीक है, तो उनकी सैलरी बहुत कम थी दोस्तों, इसके कारण वो करप्शन करते थे। तो कॉर्नवालिस ने सोचा कि भैया इनकी अगर सैलरी बढ़ा दोगे ये घूस वूस कम लेंगे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है पहले ट्रेड भी करते थे। जैसे देखो ईस्ट इंडिया, देखो यहाँ ध्यान से सुनो आप, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ये यूरोप है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या काम था कि भारत के लोगों से सामान उमान लेना, रॉ मटेरियल लेना या फिनिश गुड लेना और इंग्लैंड में जाके बेचना। ठीक है, तो इससे क्या होता था इनको प्रॉफिट। तो ये तो होती थी पब्लिक ट्रेड, जो सरकारी ट्रेड बोलते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ जो ऑफिसर्स थे, कुछ नौकर जो थे, वो भी क्या करते थे, लोगों से सामान ले लेते थे और इंग्लैंड में जाके बेचते थे। इसको बोलते थे हम लोग प्राइवेट ट्रेड। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करे तो जनरल ट्रेड होगा, नॉर्मल ट्रेड। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर अपने फ़ायदे के लिए अगर व्यापार करे, जिसका ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई मतलब नहीं है, तो उस ट्रेड को हम लोग बोलते थे प्राइवेट ट्रेड। तो कॉर्नवालिस ने बोला कि देखो ये लोग प्राइवेट ट्रेड इसीलिए करते हैं क्योंकि इनकी सैलरी कम है, इसलिए ये बोला कि सैलरी हम बढ़ा दो सिविल सर्विस का, ताकि करप्शन भी कम हो जाए और प्राइवेट ट्रेड भी दोस्तों कम हो जाए। ठीक है, तो उस समय इंडिया का जो सिविल सर्विस होता था, जो ऑफिसर होते थे डीएम, एसपी, डीएसपी, तो उसका वो पूरे विश्व में उनकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद प्रमोशन के आधार पे उसने सीनियरिटी के आधार पे प्रमोशन का भी प्रावधान किया। कौन, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बारे में, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। ठीक है ना, तो देखियो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्यों किया, ताकि नए नए लोग जो रिक्रूट होकर सिविल सर्विस में आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग दे पाए। ठीक है, लेकिन कहाँ पे स्थापना किया, फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता में। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सोचा कि जो है नए नए जो सिविल सर्विस आ रहे हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे। लेकिन जो कोर्ट, COD मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी शेयर होल्डर थे, बड़े बड़े लोग थे जो कंपनी में हिस्सेदारी रखते थे, उनके ग्रुप को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते थे। क्योंकि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोस्तों प्रशासन भी करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी करती थी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ये सोचा कि अरे अगर इंडिया में लोगों को ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग जो होगा उसमें कहीं ना कहीं भारत का भी दृश्य दिखाएगा, भारत का भी गरीबी के बारे में आ जाएगा, भारत का भी इकोनॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जो ट्रेनिंग लेंगे भैया वो भारत के प्रति पिघल जाएंगे, वो भारत के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, सिंपैथी दिखाएंगे। तो फिर वो हम लोग का जो एम है, जो इंटरेस्ट है, वो फुलफिल नहीं करेंगे। इसीलिए जब फोर्ट विलियम कॉलेज का वेलेस्ली ने रखा था प्रस्ताव कि इंडिया में इसको बनाओ, तो लेकिन ये लोग अपोज कर दिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोले कि नहीं ये गलत होगा, हम लोग का हित है, हम लोग का जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है मटेरियलाइज नहीं हुआ, ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इंडिया में नहीं बना दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ 1833 में इंडियन सिविल सर्विस में क्या किया गया, ओपन कंपटीशन लाया गया। ओपन कंपटीशन का मतलब अब एग्ज़ाम होगा, कोई भी बैठ सकता है और कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है। पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही कुछ लोगों को नॉमिनेट करती थी, मनोनीत करती थी, यही जो है सिविल सर्वेंट बन पाएंगे। ठीक है, इससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फ़ायदा होगा कि अपना आदमी आ जाएगा और दूसरी बात इसको कमीशन वमीशन भी खूब मिलेगा। और ये जानबूझ के इंडिया के लोगों को नहीं लेगी। ठीक है ना, और इंडिया के लोग हाई पोस्ट मतलब जो टॉप पोजीशन था, डीएम था, एसपी था, वो इससे उसको बाहर करते थे। लेकिन 1853 में जब कंपटीशन ओपन आया तो धीरे धीरे इंडिया के लोग जो है दोस्तों आने लगे। ठीक है, साथ ही साथ जो इंडिया के लोग थे, इंडियन सिविल सर्वेंट, ठीक है, जो भी हल्का फुल्का आ रहे थे, उनका सैलरी बहुत कम था दोस्तों, मात्र 500 पाउंड पर ईयर। तो जो इंडिया के सिविल सर्विस थे, इंडिया के जो लोग थे जो सिविल सर्वेंट बने थे, अधिकारी बने थे, उनकी सैलरी बहुत कम थी, मात्र 500 पाउंड पर ईयर। ठीक है, उससे ज़्यादा वो नहीं कमा पाते थे। तो ये हर ब्रांच में ये चीज़ अप्लाई हुआ कि जो टॉप पोजीशन होगा प्रशासन में उसको इंग्लैंड के लोग रखेंगे, और जो लोअर पोजीशन होगा उसको कौन रखेगा, भारत के लोग उसमें रहेंगे। ठीक है, लोअर पोजीशन। ठीक है, अब क्यों इंडिया को एक्सक्लूड किया गया, तो ब्रिटेन अगर इंडिया को सपोर्ट करेगा, सिविल सर्वेंट्स बनाएगा, उसको प्रशासक बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा, तो ब्रिटेन का जो आइडिया होगा
वो तो ख़राब हो जाएगा भैया। ब्रिटेन का मकाम है शासन करना, तो इंडिया के लोग आएंगे तो वो देखेंगे ना कि इंडिया के लोग इतने पुअर हैं और तुम जो है ब्रिटेन बहुत अमीर हो रहा है, तो वो बोलेंगे ये भाई ये तुम जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसी कारण से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो ब्रिटेन का आइडिया इससे क्या होगा, अगर उसको हटा देंगे तो उसका आइडिया प्रमोट होगा। तो दूसरी तरफ कॉर्नवालिस बोलता था कि भारत के लोग एकदम भ्रष्ट हैं, इसीलिए उसको प्रशासन में नहीं लाना चाहिए, और ऊपर पोस्ट पे तो कहता है कभी नहीं लाना चाहिए। ठीक है। फिर सिविल सर्विस जो था दोस्तों, वो इंग्लैंड का स्टील फ्रेम था। स्टील फ्रेम समझते हो, जिस तरह हम अपने घर पे रॉड छड़ वड़ लगा के जो है घर बनाते हैं, तो उसी पे पूरा घर का स्ट्रेंथ होता है, वही भार सहता है। उसी तरह ब्रिटेन का जो शासन था 200 साल तक चला था, तो उसका मेन जो रीढ़ की हड्डी थी वो क्या थी दोस्तों, सिविल सर्विस। ठीक है। इसीलिए अभी भी आपको पता है कि सरदार पटेल ने सिविल सर्विस को क्या बोला था, आयरन फ्रेम ऑफ इंडिया, है ना। तो देखिए सिविल सर्विस जो है थे दोस्तों, वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक को बोलते थे कोवेनेंटेड, ठीक है, और दूसरे को बोलते थे नॉन कोवेनेंटेड या अनकॉन्वेनेंटेड। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। कोवेनेंटेड मतलब जो हायर पोस्ट का सिविल सर्विस होता था, मतलब अभी का समझ लो कि डीएम ये आपका हायर पोस्ट है, एसडीएम ये आपका हायर पोस्ट है, और मान लो बीडीओ या सीओ ये आपका लोअर पोस्ट है। तो कोवेनेंटेड मतलब जो कंपनी के कानून के द्वारा क्रिएट होता था। इसको कौन बन पाएगा, सिर्फ ब्रिटेन के लोग ही सिविल सर्वेंट बन पाएंगे। हायर पोस्ट पे था, इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी। दूसरा तरफ नॉन कोवेनेंटेड था, इसको इसलिए लाया गया था क्योंकि अब पता है कि सब आदमी को तो आप इंग्लैंड से बना नहीं ला सकते, है ना। छोटे छोटे चपरासी वपरासी जो होने चाहिए छोटे पोस्ट पे, बीडीओ या और भी लोग, तो वो उसको इंडिया के लोग होना चाहिए, ताकि इंडिया के लोग को पैसा भी कम देना पड़ेगा, और जो भी थोड़ा मोड़ा हमको अगर समझना है वहाँ का लैंड रेवेन्यू और ये सब, तो अगर इंडिया के लोग आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। इसलिए लोअर नॉन कोवेनेंटेड पे इंडिया के लोग होते थे, लो पोस्ट पे होते थे। कुछ इसमें यूरोपियंस भी होता था दोस्तों, और कॉर्नवालिस जो है ये सिस्टम को लेकर आया, जिसमें सिविल सर्विस को दो चीज़ में डिवाइड किया गया, कोवेनेंटेड और नॉन कोवेनेंटेड। इनकी सैलरी भी दोस्तों नॉन कोवेनेंटेड की बहुत कम थी। ठीक है। उसी तरह जब आपको पता है कॉर्नवालिस आपका 1793 के आसपास का टाइम का था। फिर एक स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस लाया गया, वैधानिक सिविल सर्विस, ये 1878 से 79 में आया। और आपको पता है कि लिटन का टाइम था 1876 से 80, मतलब यही लेके आया था। क्यों लेके आया था, क्योंकि जो हाई कास्ट या क्लास के इंडियन है, मतलब जो उच्च वर्ग या उच्च जाति के जो इंडियंस हैं, उसको कोवेनेंटेड सर्विस में लाने के लिए ये लाया गया था। क्यों ऐसा लाया गया था, उनको मानता था कि भैया ऊपर कास्ट वाले के अगर लोगों को ले के आएंगे तो वो तेज़ तरार होते हैं, और ऊपर से क्या होगा कि इनको हम ऐसा भारतीय बनाएंगे जो मतलब देखने ओढ़ने पहनने में आपका तो ब्लड से खून से इंडियन हो, लेकिन उनका इंटरेस्ट, उनका जो ओपिनियन है, राय है, उनका जो टेस्ट है वो ब्रिटेन के जैसा हो। इसीलिए स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस जो है दोस्तों लाया गया था। ठीक है। इसमें ये बोला था कि कोवेनेंटेड सिविल सर्विस जो पहले ब्रिटेन के अंडर में होता था, उसमें ये बोला गया था कि 1/6 उनका पोस्ट जो होगा वो उसको इंडियन भरेंगे, वो भी कैसे, हायर कास्ट के। ठीक है। और ये जो सिविल सर्विस होगा वो डायरेक्ट हम मतलब एग्ज़ाम लेके नहीं निकाल सकते। इसके लिए जो भी इंडियन सिविल सर्वेंट बनेंगे कोवेनेंटेड पोस्ट पे, उसको जो नॉमिनेट करोगी, मनोनीत करेगी, वो लोकल गवर्नमेंट करेगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, और उसको जो अप्रूव करेगा वो वाइसराय गवर्नर जनरल होगा। इसका मतलब क्या समझते हो कि ये जो भी सिविल सर्वेंट आएगा वो उसका एकदम चापलूस बन के रहेगा, है ना। लेकिन इस चीज़ को डफरिन जो है हटा दिया। ठीक है। डफरिन 1892 में जो है स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। और क्या क्या दिक्कत था सिविल सर्विस का उस समय, कि एग्ज़ाम जो होता था दोस्तों लंदन में होता था, और उम्र जो था एज एग्ज़ाम देने का उसको घटाया गया। 1859 में 23 साल, फिर 1860 में 22 साल, 66 में 21 साल, और 1878 में मात्र 19 साल। सोच लो 19 साल में लोग सिविल सर्विस में निकाल भी लेते थे। इतना इंडिया के लोग टैलेंटेड थे कि 19 साल में भी लोग निकाल लेते थे। तो आप क्या सोच रहे हो कि इतना हम लोग को बहुत तेज़ है। ठीक है ना। अभी बच्चे लोग हड़बड़ा रहे हैं कि सर EPFO का डेट आ गया। भैया आपका EPFO का एग्ज़ाम मान लीजिए 2 जुलाई को है भी, तो अभी आपके पास 90 से 95 दिन है ना। मतलब कितना समझ रहे हो, 1/4 ऑफ ईयर, एक साल का चौथाई, बहुत होता है यार। आप मेहनत करोगे, अभी से 10-12 घंटा पढ़ोगे, पूरा फोकस होकर आराम से निकल जाएगा। बस आप चैनल को देखते रहो और जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप रिवाइज करते रहो। ठीक है। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपको, इतना आपको डिटेल में अच्छे से समझा के पढ़ा रहे हैं दोस्त। ठीक है। तो सिविल सर्विस को लेकर कुछ कमेटी भी बनाई गई थी। पहला था एचिंसन कमेटी। ठीक है। इसको बनाया था 1886 में बनाया गया था, अपॉइंट हुआ था, और इसने रिपोर्ट दिया था 92 में। डफरिन ने इसको बनाया था क्योंकि उसी का कार्यकाल था। ठीक है। तो इसने जो कोवेनेंटेड और नॉन कोवेनेंटेड का जो बाउंड्री था, जो डिवीजन था, उसको ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया, क्योंकि उस समय कांग्रेस थी, और कांग्रेस जो है विरोध की कि ये तुम क्या बना रहे हो कि हायर और लोअर, और डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो।
ठीक है। तो अब ये नया क्लासिफिकेशन किया सिविल सर्विस का, एक को बोला इंपीरियल सिविल सर्विस जिसका एग्ज़ाम होगा यूके में, मतलब समझ लो आज का यूपीएससी, और प्रोविंशियल सिविल सर्विस जो आपका समझ लो स्टेट पीसीएस जिसका एग्ज़ाम होता था इंडिया में। और एज को बढ़ा दिया गया ताकि जो है अब 23 कर दिया। क्यों किया गया होगा? क्योंकि इंडिया के लोग कांग्रेस उसमें विरोध की होगी इनकी पॉलिसी की, इसीलिए एज बढ़ा दिया गया। और एग्ज़ाम बोला गया कि कुछ एग्ज़ाम इंडिया में होगा, कुछ एग्ज़ाम इंग्लैंड में होगा, ठीक है। दूसरी कमेटी बनी एलिंगटन कमेटी, इसको रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस भी बोलते हैं, 1912 से 15 में। इसका ये काम था कि जो इंपीरियल सिविल सर्विस है, जो टॉप पोजीशन पे है सुपीरियर पोस्ट, उसका एग्ज़ाम बोथ यूके और इंडिया दोनों में हो, ये कमेटी ने सलाह दिया। और बोला कि साइमल्टेनियस एग्ज़ाम, एक ही साथ एग्ज़ाम दो जगह पे ना हो, अलग अलग एग्ज़ाम हो। ये बोला जरूर कि यूके और इंडिया में एग्ज़ाम हो, लेकिन एक साथ ना हो, साइमल्टेनियस ना हो, अलग अलग हो, ठीक है। दूसरा कमीशन बना ली कमीशन 1924 में। तो इसी के सलाह पे पब्लिक सर्विस कमीशन जो है दोस्तों बना, जो प्रॉमिस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। और पहला पब्लिक सर्विस कमीशन जो बना दोस्तों वो 1926 में बना, जिसका हेड था रॉस बार्कर, ठीक है। इसमें ये बोला गया था जो प्रोविंस है, जो प्रांत है, वो जो है कुछ सेक्टर के लिए, जैसे हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के रिक्रूटमेंट करा सकती है। जैसे हेल्थ में कुछ ऑफिसर बनाना है या एजुकेशन बनाना है उसका, ठीक है। तो ये हमारा जो हम लोग पढ़े वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्विस से पढ़े। अब हम लोग पुलिस में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पुलिस सिस्टम को कौन लेके आया? कॉर्नवालिस लेके आया। कॉर्नवालिस से पहले जो ज़मींदार होता था दोस्तों, वो पुलिस का भी काम करता था, उसके पास कुछ पुलिस का भी ड्यूटी होती थी। लेकिन कॉर्नवालिस ये बोला कि हम लोग जो है ना एक अलग से फोर्स बनाएंगे, अलग से पुलिस बनाएंगे। और ये बोला कि पूरा जो शहर है उसको हम लोग सर्कल में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और थाना में डिवाइड करते हैं। और थाना का जो हेड होता था उसको हम लोग दरोगा बोलते थे। और दरोगा जो है एक लोअर पोस्ट है, एसपीडीएम नहीं है ना। तो आप देख रहे हो किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जहाँ पे लोअर पोस्ट जो है वो इंडियन को दिया जा रहा है, और ऊपर पोस्ट किसको दिया जाएगा? अंग्रेज को दिया जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ डिप्यूटी एसपी जो डीएसपी बोलते हैं उसका भी पोस्ट क्रिएट किया गया बाद में थोड़ा। फिर इंडियन पुलिस एक्ट आया 1861 में, और कुछ कमेटी भी आया जिसका नाम है AHL फ्रेजर कमेटी, ठीक है। तो ये दो चीज़ ये कमेटी ने रिकमेंड किया बनाने का। एक बोला CID बनाने के लिए, CID इसी के जो है रिकमेंडेशन पे बनी है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। और एक CIB बनाया, CBI नहीं CIB, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। अभी क्या है? CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि CBI जो बना है दोस्तों वो किस कमीशन के सलाह पे या किस एक्ट से अपना पावर को डिराइव करता है, किस कानून से करता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशियरी में क्या जो है प्रशासन था कानून व्यवस्था में, है ना। तो देखिए 1765 से 72 तक आपको पता है कि इस समय जो है अंग्रेज जो है बक्सर का युद्ध होने के बाद जो है आया था, है ना। तो आपको उस समय क्या हुआ? अंग्रेज सोचा यार कि हम जो है पूरी तरह से कानून व्यवस्था को पलट नहीं देंगे, जो भी मुगल का सिस्टम चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया दीवानी का अधिकार, दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, जो भी टैक्स कलेक्शन का अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। और जो नवाब था उस समय बंगाल का, उसको निजामत फंक्शन दे दिया गया। निजामत मतलब क्रिमिनल सिस्टम, ठीक है। फिर 1772 से 93 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसको रीऑर्गेनाइज किया दोस्तों। तो ज़मींदार को इस समय क्या था? कुछ जुडिशियल पावर भी था। जब अंग्रेज शुरू में वो नहीं चाहती थी कि यार कि पूरा हम जो है चेंज कर दे, क्योंकि लोग जो है विरोध करेंगे। तो सबसे पहले वो समझना चाहती थी, समझने के बाद जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है लेके आई क्या? पुलिस और जुडिशरी, ठीक है। तो 1772 से 93 के बीच में देखिए हम लोग देखते हैं कि जब वारेन हेस्टिंग का जो समय था दोस्तों, है ना, 1772 से 84 तक था। उसके बाद 84-93 जो है कॉर्नवालिस का समय था, है ना। तो कॉर्नवालिस लेके आया था 17, इसको हम लिख देते हैं 1772 से जो है 83 तक, ठीक है, या 84 तक, ठीक है। तो सिविल साइड में देखिए अगर हम टैक्स की बात करें और क्रिमिनल जस्टिस मतलब जो है अपराध की बात करें, तो सिविल जस्टिस के लिए जो है कलकत्ता में एक कोर्ट बनाया गया था जिसका नाम था सदर दीवानी अदालत, ठीक है। मतलब सबसे नीचे आपका जिला स्तर पे दीवानी अदालत था दोस्तों, उसको हेड करता था यूरोप का जज, मतलब यूरोपियन जज जो इंडिया में रहते थे, ठीक है। तो ये कोई फैसला दिया और इसको विरोध में अगर आपको अपील करना है दोस्तों तो आप सदर दीवानी अदालत में जाओगे जो कलकत्ता में हुआ करता था, ठीक है। तो रेवेन्यू को सलाह देने के लिए रेवेन्यू मैटर पे हिंदू और मुस्लिम जो कानून के जानकार थे वो सलाह देते थे यूरोपियन जज को, ठीक है। ये था आपका टाइम जो था वारेन हेस्टिंग्स के समय था। उसी तरह जो क्रिमिनल साइड में था तो कलकत्ता में दोस्तों सदर निजामत का मतलब क्या होता है आपका? क्रिमिनल
है ना। तो कलकत्ता में सदर निजामत अदालत बनाया गया था जो एक अपील सिस्टम था, और उसके नीचे था जिला, जिला पे आपको बनाया गया था निजामत अदालत, ठीक है। तो निजामत अदालत को जो हेड करता था उसको काजी बोलते थे, काजी या मुफ्ती, ठीक है। और इसको सुपरवाइज कौन करता था, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो कलेक्टर जो था वो काजी को मदद करता था, सपोर्ट करता था, उसको गाइड करता था। और निजामत अदालत को ही हम लोग फौजदारी जो है अदालत दोस्तों बोलते थे, ठीक है। फिर 1780 में क्या हुआ, एक विग प्रिंसिपल करके सिद्धांत आया। वो ये बोला कि कलेक्टर को जो है, जो जुडिशरी का जो पावर है ना कलेक्टर को, उसको जो है ख़त्म करो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लेकिन ख़त्म तो कर दिया गया, लेकिन बाद में कलेक्टर को वो पावर दे दिया गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका कॉर्नवालिस, ठीक है। तो देखिए कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस कोड आया। तो जो वारेन हेस्टिंग लेके आया था दोस्तों, उसको इसने पलट दिया। इसने सिविल मैटर पे और क्रिमिनल पे क्या किया, तो सिविल मैटर पे 4 लेवल का जो है कोर्ट बनाया। तो सबसे नीचे बनाया सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको मुंसिफ कोर्ट भी बोलते थे दोस्तों। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिला में होता था, उसके ऊपर प्रोविंस कोर्ट, 4 प्रोविंस का जो प्रोविंस में होता था, ठीक है। और उसके ऊपर सदर दीवानी अदालत, ठीक है। तो जो दीवानी अदालत बनाया था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने, उसको हटा के कॉर्नवालिस ने प्रोविंशियल कोर्ट बनाया, ठीक है। तो ये 4 लेवल का हो गया, 1 2 3 4। क्रिमिनल पे 3 लेवल का बनाया। सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको जो छोटे मोटे केस पीटी केस को देखता था। उसके ऊपर आपका 4 सर्किट कोर्ट, ठीक है। जो आपको पता है ऊपर में निजामत अदालत हम लोग बनाए थे, तो उसको हटा दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स का निजामत अदालत को कॉर्नवालिस ने हटा के क्या बना दिया उसकी जगह, सर्किट कोर्ट। और उसके ऊपर सदर निजामत अदालत, ठीक है। ये गवर्नर को अंडर में था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने आज लेक्चर नंबर 3 में, आज इसको यहीं पे एंड करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। आपका पूरा अच्छे से देखा कि किस तरह से अंग्रेज जो है शासन अपना फैलाया, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में युद्ध देखा। उसके बाद अलग अलग जो है हम लोग सुरेंद्र नाथ जो है आपका, हम लोग जो है सत्येंद्रनाथ टाइगर वाइगर के बारे में देख लिए, है ना दोस्तों। फिर पेशवा के बारे में देखे, मराठा के बारे में देखे, सिख के बारे में देखे। फिर जो है नेपाल बर्मा को कैसे कैप्चर किया, अफगानिस्तान को कैसे कैप्चर किया। उसके बाद जो है हम धीरे धीरे करते हुए सिंध को देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जैसे किस तरह से इंग्लैंड जो है अपना रेवेन्यू सिस्टम लेके आया, सिविल मैटर पे कैसे डील किया, पुलिस पे कैसे किया, है ना, जुडिशरी पे क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे थे आज का लेक्चर नंबर 3। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा, जहां से आप ज्वाइन करके वीडियो का आनंद उठा सकते हैं और PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप PDF को जेरोक्स निकाल के आराम से पढ़िए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, ठीक है। PDF को या कोई अगर स्टूडेंट बनाना चाहता है तो शॉर्ट नोट्स बना सकता है, ये ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स है, बनाना चाहे तो बना सकता है, नहीं तो फिर PDF को आप जो है या तो हार्ड कॉपी से पढ़िए या सॉफ्ट कॉपी से पढ़िए दोस्तों। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, जहां हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।